सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आज हम लोग प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और कला अध्येता गुलाम मोहम्मद शेख जी पर केंद्रित एकाग्र की शुरुआत कर रहे हैं। आज की इस पहली कड़ी में हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी और प्रयाग शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से इन दोनों अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि गुलाम मोहम्मद शेख एक जाने माने चित्रकार हैं। वैश्विक स्तर पर इनकी पहचान है और विभिन्न चित्रकारों पर केंद्रित जो इनका गद्य है वह भी अपने आप में अद्भुत है। गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती में कविताएं लिखते रहे हैं और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लोग अनुवादों के माध्यम से उनका रसास्वादन करते आए हैं। उनकी कविताओं में जिस तरह का वैशिष्ट्य है, आज उस पर भी चर्चा होगी। एक चित्रकार और एक लेखक की दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है, आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, इसे हम समझ सकते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख जिससे जुड़े हुए तमाम लोग एक एक कर इन कार्यक्रमों में आएंगे और इस आयोजन का जो अवसर है वह यह है कि 16 फरवरी को गुलाम मोहम्मद अपने जीवन के 85 बसंत पूरे कर रहे हैं। उसी अवसर पर उनसे 16 तारीख को संवाद होगा और यह एकाग्र विधिवत समाप्त होगा। हमारे लिए आज यह खुशी की बात है कि जाने माने लेखक और कला चिंतक ये दो शख्सियतें आज हमारे बीच उपस्थित हैं और इन दोनों का ही गुलाम मोहम्मद शेख जी से सुदीर्घ संबंध है और लगातार इन दोनों ने उनके चित्रों पर, उनके लेखन पर लेखन करते रहे हैं। मित्रों, इस एकाग्र में साहित्य, चित्रकला, कला, साहित्य आदि से जुड़े हुए तमाम लोग आएंगे। इसमें वैसे लोग भी आएंगे जो गुलाम मोहम्मद जी के कभी शिष्य रहे हैं और आज जाने माने चित्रकार हैं, प्रोफेसर हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम हमारे वरिष्ठ लेखक प्रयाग शुक्ल जी के पास चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे गुलाम मोहम्मद जी को लेकर अपनी बात रखें और यह संबंध, यह प्रसंग दिनमान के ही समय से शुरू होता है जब प्रयाग शुक्ल जी उन पर लिखना शुरू करते हैं। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी और नमस्कार सबको जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबसे पहले तो अग्रिम बधाई मैं शेख को दे दूं कि उनका जन्मदिन है और 85 वर्ष के वो हो रहे हैं। शेख मुझसे 3 बरस बड़े हैं और हम लोग जाहिर है कि एक ही पीढ़ी के हैं और आपने ठीक ही याद दिलाई कि एक लंबा संबंध, संपर्क उनसे रहा है और बना हुआ है। शेख का जो जीवन है और उनकी जो सुदीर्घ साधना है, ऐसा मैं कहूँगा, उसके बहुत सारे पक्ष हैं। अब देखिए, वो चित्रकार तो हैं ही, वो कवि हैं, वो कला चिंतक हैं, वो कला इतिहासकार हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रदर्शनियाँ, बहुत सारी इसलिए कह गया कि वो अपने आप में बड़ी प्रदर्शनियाँ हैं। जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी की जो प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगी और उस समय शेख ने जो उसमें योगदान दिया, जितनी बड़ी किताब तैयार हुई, ऐसे कई अवसर हैं। तो उनका कामकाज बहुत बड़ा है और उन्होंने जाहिर शुरुआत हम लोगों के जानते हुए की थी छोटे चित्रों से। फिर एक बार मैं बड़ौदा गया, कुछ साल पहले की बात है, तो मालूम हुआ शेख स्टूडियो में है, कुछ कमरा ऐसा उन्होंने एक अलग से जगह ले रखी थी और वहाँ चीन में कुछ काम जाने वाले थे और वो बहुत बड़े बड़े काम थे, उस पर शेख काम कर रहे थे। तो शेख को कई तरह से जाना है, कई अवसरों में जाना है। हमारी पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी के हैं जिसमें मंजीत बावा, जोगेन चौधरी, लक्ष्मा गौड़, ये सब आसपास 1940
या 1900 उससे पहले के कोई 37 का है, कोई और 38 का है, कोई थोड़ा और बाद का है। तो ये जो समय है, ये मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि उस समय के साथ-साथ मैं भी आप कह सकते हैं कि मेरे भी कामकाज इन सब के साथ जुड़ते गए हैं। और आपने ठीक याद दिलाई, दिनमान के दिनों में ही शेख से मेरा संबंध बना था और हुआ ये था कि 63 में शेख गए थे लंदन। तो उसके कुछ बरस पहले की बात की ही बात होगी कि शेख ने चिट्ठियाँ मुझे लिखी, क्योंकि दिनमान वो देखा करते थे और ज़ाहिर है कि एक बात यहाँ और भी याद करने करने लायक है कि शेख हमारे उन कलाकारों में से भी हैं जिनको भारतीय भाषाओं से लगाव और वो उसमें काफ़ी उनकी दिलचस्पी है। स्वयं उन्होंने गुजराती में लिखना शुरू किया और हिंदी में भी वो लिखते रहे हैं और हिंदी तो ज़ाहिर है कई तरह से बरतते रहे हैं। अभी आप जानते हो हिंदी अनुवाद में ही सही, उनकी एक किताब भी आई है, निरखे वही नज़र। तो इतना जिसका विपुल काम-काज है और जिनका एक कहना चाहिए कला चिंतक के रूप में भी सोच है और मैं तो कहूँगा चित्रकार के रूप में भी सोच है। तो मतलब वो उन कलाकारों में से नहीं है, जो अचानक कुछ शुरू करते हैं और वो बड़े फ्री ढंग से काम कर रहे होते हैं। शेख में बहुत गहरा अनुशासन और मुझे जो उनके चित्र की याद आती है पहले की, विनोद जी को भी याद होगी, हम लोगों ने उस समय शायद वो सब चीज़ें साथ-साथ देखी थी। घर वापसी नाम था उनका चित्र, मैं कभी नहीं भूला, जिसमें माँ का चेहरा है और कुछ वनस्पतियाँ हैं, बड़ा प्रकाशित सा चित्र है, उसमें आलोक है पीले रंग का और भी कई रंग हैं। तो उस समय की याद इसलिए करता हूँ कि हम सब युवा लोग, शेख भी और बाकी चित्रकार भी वो कई हमारी पीढ़ी के वो घरों से किन्हीं कारणों से लंबे समय के लिए दूर रहते थे। जैसे मान लीजिए आप माता-पिता से आप नहीं मिले, आप अ, 5-6 महीने हो गए या साल भर हो गया है या और अधिक समय हो गया है। तो शेख एक बार शायद उसी समय का प्रसंग होगा कि वो लौटते हैं घर, सुरेंद्र नगर जहाँ के वो हैं और वो चित्र बनाते, उसकी छवि बहुतों को याद होगी और उसमें ये था देखिए कि माँ का एक लगभग वो जैसा होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति का झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है, वो चित्र मुझे अक्सर याद आता है। दूसरी बात जो याद करने लायक है और बहुत ज़रूरी है आज के लिए और शेख के कामकाज को समझने के लिए, वो ग्रुप 1890 है। तो आप जानते हो कि शेख स्वामीनाथन, जयराम पटेल, हिम्मत शाह और राघव कनेरिया और ज्योति भट्ट, इन कई लोगों ने मिलकर जो बनाया था ये एक ग्रुप बनाया था, तो शेख की इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। क्योंकि इस ग्रुप में स्वामी थे, जो खुद एक बड़े कला चिंतक भी थे और ज़ाहिर है कि उनकी भी पहल थी, कि एक ऐसा ग्रुप बने और उसका कामकाज हम सब जानते हैं कि भारतीय कला के इतिहास में कितना बड़ा है, कितना ज़रूरी है उसको समझना, क्योंकि प्रोग्रेसिव्स के बाद वही एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें अंबादास जी थे। और ये ग्रुप वैसे चला नहीं, इस मामले में चला नहीं कि पहली प्रदर्शनी हुई 1900 शायद 63 में, हाँ, या उससे और थोड़ा पहले, मैं इस समय एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद आ रही, लेकिन वो 60 के शुरू के वर्षों की ये है। और फिर आप जानते हो कि इस ये जब बना ग्रुप बना, उसकी पहली प्रदर्शनी हुई, तो इसका जो कैटलॉग का जो टेक्स्ट है, वो ऑक्टेवियो पाज़ ने लिखा और उद्घाटन किया था नेहरू ने। पंडित नेहरू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। उसकी कुछ छवियाँ हैं अभी भी लोगों के पास और वो कभी-कभी शेयर की जाती हैं आपस में। तो ये जो ग्रुप बना इसमें भी देखिए तो मैंने स्वामीनाथन जी पर जो कुछ जीवनी लिखी है, उसमें एक शेख की चिट्ठी शामिल है कि शेख पूछ रहे हैं स्वामी से कि भई ग्रुप में कुछ और आगे होने वाला है क्या? क्या करने वाले हैं हम लोग? मतलब उनको इस ग्रुप की भी चिंता थी। ये ग्रुप भले टूट गया हो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये विचार के स्तर पर, ये काम के स्तर पर कभी टूटा नहीं था। क्योंकि उसकी जो मूल भावना थी और जो फिर बाद में देखिए जो इस ग्रुप को लेकर बड़ी किताब निकली डेली आर्ट गैलरी से,
और जिसमें मेरा भी एक लंबा इंटरव्यू हुआ और जिसका लोकार्पण हुआ था, तो शेख आए थे। तो उसमें ये लिखा गया है कि आवर इंडिजिनस मॉडर्निज्म, हमारी अपनी आधुनिक कला, मतलब देसी, देसी कह सकते हैं आप। तो देसी के इंडिजिनस के साथ ये जो मॉडर्निज्म जोड़ा गया, ये बहुत याद करने लायक चीज कि इस ग्रुप के कलाकारों ने एक अपनी तरह से अपने को खोजा, अपने आत्म को खोजा। ऐसा मैं मानता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कौन हैं, इस दौर में हम क्या कर रहे हैं। और उस वही दौर है जब स्वामी ने बहुत गंभीर गहरी टिप्पणियां कर दी थी और लोगों को लगभग डांटते हुए कई बातें कही थी, भाई ये कब तक तुम लोग न्यूयॉर्क स्कूल और पेरिस स्कूल की बात करते रहोगे, कला की दुनिया में क्या हम ऐसे ही एक तरह के पिछलग्गू बने रहेंगे। वो दौर बहुत जरूरी दौर है भारतीय कला का। और आप देखें तो ये ग्रुप 1890 ही है, फिर से कह दूं, जिसमें शेख एक बड़ी पार्टी रहे हैं, बहुत बड़े उसके उसमें उनका बहुत योगदान रहा है। तो ऐसी चीजें याद आती हैं शेख के बारे में। फिर उनका जो कामकाज है, उनकी जो प्रदर्शनियां हैं, कविता को लेकर भी उनका जो सोच है, और फिर जब वो कबीर पर वो एक बड़ी प्रदर्शनी करते हैं, ऐसी कई चीजें मैं याद करता जा सकता हूँ। पर्सनल या व्यक्तिगत स्तर पर कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि शेख से ये मेरा एक संबंध बना मित्रवत। और हमारी उनकी पत्नी नीलिमा जी, उनके बिना भी शेख की बात पूरी नहीं होती। तो क्योंकि वो भी एक बड़ी चित्रकार हैं और इन दोनों का काम करने का अपना अपना अलग अलग ढंग है, पर एक साझा भी है। तो ये जो संसार है शेख का, ये और वो कई तरह से मुझे याद आता रहता है। जैसे अब तो इसमें तो बहुत ज्यादा याद आ रहा है जब से आपने मुझे कहा कि शेख पर कुछ कहना है। तो अब ये देखिए, हमारा जो संबंध बना दिलमान के दिनों से, उसमें भी क्या था, उसमें भी यही था कि हम लोग भी अपनी भाषा में कैसे कला पर लिखना है इसकी बात कर रहे थे। और आज जब मैं निरखे वही नजर किताब पलट रहा था, तो लगा कि शेख की भी चिंता तो वही थी, वो जानता था, पर शेख ने उस पर लिखा है। अ, और वो जो उन्होंने लिखा है, उसमें से मैं कुछ थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। अ, गुजराती उनका कला लेखन जो है। अब मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जी बिल्कुल। एक पैराग्राफ है, पढ़ता हूँ, फिर अब विनोद जी से हम कुछ सुनेंगे, फिर बाद में मैं भी कुछ जी, कहूंगा। लेकिन उस पैराग्राफ को पढ़ें प्रयाग साहब, इसके पहले हम्म। जो ग्रुप 1890 यह जो नाम हम्म। पड़ा, इस इसके पहले कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ें, यह जो ग्रुप बना था जिसकी आपने चर्चा की, ग्रुप 1890, इसकी भी एक बड़ी रोचक कथा है, एक मकान के नंबर पर है, तो कुछ उसकी भी बात कर लें। हाँ, करता हूँ उसकी बात भी, क्योंकि वो तो वाकई बहुत दिलचस्प है। जी। ये इन लोगों के मतलब सभी लोग जितने शामिल थे इस ग्रुप में, और शायद शेख तो ज्यादा परिचित रहे होंगे गुजरात के होने के कारण। तो ज्योति पंड्या नाम की जो एक कलाकार थी, वो लोग तब भावनगर में रहते थे, वो और उनके पति। और ये लोग, जब इन लोगों ने तय किया कि हम ग्रुप बनाएंगे, तो वहाँ वहीं मिले थे, भावनगर में मिले। और जब ग्रुप का नाम चर्चा हुई कि हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में भी सुनता रहा हूँ, स्वामी से तो बहुत सुनता रहा हूँ, समय समय पर सभी से सुना है जो उसमें शामिल रहे हैं। और इसको मैं अपना एक तरह का कह लीजिए तो भाग्य ही मानता हूँ। यही ग्रुप है, यही वो कलाकार हैं जिनसे मेरी मैत्री सचमुच में बहुत गहरी हुई। उनमें से कई मुझसे बड़े थे। अब देखिए अंबादास जी, उनको तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि लगभग रोज ही याद करता हूँ, और उनके कंट्रीब्यूशन को भी भारतीय कला जगत ने स्वीकार किया है, पर अभी और करना बाकी है। जयराम भाई, उनसे ही बहुत गहरा संबंध रहा, शेख से रहा, हिम्मत से रहा, ज्योति भाई से रहा। तो कहानी ये है कि ये लोग जब वहां मिले और चर्चा हुई ग्रुप बनाने, तो उस मकान का नंबर है ये 1890। तो कोई नाम सूझ नहीं रहा था इन लोगों को। और देखिए कितना सुंदर है वो,
फिर ये अपने आप में ग्रुप 80-90। अच्छा, जी। और बहुत अच्छी फिर से याद कर लूँ, और वो कि कैसे ये जो किताब बनी अभी 2016 में, उस दिन विनोद जी भी वहाँ थे। अगर मैं भूलता नहीं हूँ, थे विनोद जी। तो उस लोकार्पण के समय ज्योति भाई थे, विवान सुंदरम ने, जो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन शेख से तो खैर जुड़े ही रहे हैं, और हम सब लोगों से भी किसी न किसी रूप में। उन्होंने उस दिन हम लोगों से बात की, मुझसे भी बात की थी कि आप इस ग्रुप के बारे में क्या सोचते हो? हालाँकि उसमें मेरा एक लंबा इंटरव्यू है, आप जानते हो, कुछ 16-17 पन्नों का है, जिसमें मैंने इस ग्रुप के इन सब लोगों की याद भी की है, ग्रुप की कहानी भी थोड़ी बहुत, उस किताब में तो काफ़ी है। वो एक पहली ऐसी किताब है, मैं तो कहूँगा, जो एक ग्रुप पर इतनी अच्छी तरह से डेली आर्ट गैलरी ने तैयार की। जिसमें बहुत सारे सबके चित्र हैं, सबका जीवन परिचय है, सबके सबके विचार हैं। और इस ग्रुप के साथ ये बड़ी बात है कि इसमें ये विचारशील ग्रुप रहा है, और उस विचारशील इस विचारशील ग्रुप में स्वामी का और शेख का कंट्रीब्यूशन विशेष है, क्योंकि दोनों ही लिखने वाले भी रहे हैं। बहरहाल, ये तो आपने पूछा और मैंने बताया। अब मैं वो जो पैराग्राफ पढ़कर अपनी बात अभी फिलहाल समाप्त करूंगा, फिर हम आगे कुछ और बातें करेंगे। जी। शेख लिखते हैं निरखे वही नजर की भूमिका में, कला के बारे में गुजराती में लिखना जितना आकर्षक था, उतना ही मुश्किल। एक तो कला के मुहावरे का अभाव था, इसलिए सब कुछ नए सिरे से करना था। अंग्रेजी में उत्तम लेखन देखने पर मन में अक्सर सवाल उठता था कि गुजराती में ऐसा क्यों नहीं है। अंग्रेजी में उपयोग में लाई जाने वाली संज्ञाओं का गुजराती में कोई विकल्प नहीं होने के कारण कला के मुहावरे को और संज्ञाओं को अभिव्यक्ति योग्य बनाने की चुनौती मेरे सामने। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, 2-3 पंक्तियां हैं, उससे पहले बीच में रुक कर कहता हूँ कि जी। ठीक यही चुनौती चुनौती हम लोगों ने, मैंने और विनोद भारद्वाज ने और हमारे उस समय के कुछ साथियों ने महसूस की। दिनमान जैसे पत्र में जिसके संपादक गे थे, फिर बाद में रघुवीर सहाय जी। अच्छा, अब देखिए, ये पढ़ दूंगा मैं, पर ये होता रहेगा शायद कि रघुवीर जी का प्रसंग आ गया है, तो मैं उनकी भी याद कर लेता हूँ शेख के प्रसंग में ही। रघुवीर जी ने एक दिन शेख को, दिल्ली आए हुए थे तो घर बुलाया था, और हम लोगों को कहा कि शेख के साथ हमें हमें दोपहर बिताएं तो कितना अच्छा हो। उस दिन मैं भी था वहाँ। ये तो याद नहीं कि विनोद जी थे कि नहीं थे, शायद रहे हों, और भी कुछ लोग थे। तो ये शेख का एक संबंध तो ये भी कि ये भी इसकी याद करनी चाहिए आज, कि जी। हिंदी के लेखकों कलाकारों से उनका एक विशेष संबंध बना। श्रीकांत वर्मा से, रघुवीर जी से, सर्वेश्वर जी से, हम लोगों से, ये जो दिनमान की भी एक तरह से मंडली थी, और उस समय सभी लोगों से, कमलेश जी से, तो और भी नाम होंगे, अशोक वाजपेयी से तो रहा ही इतना लंबा संबंध। और ये भी याद कर लूं, फिर से बाद में बोलूंगा कि कैसे भारत भवन बनने के समय उसकी समिति बनी थी, उसमें मैं भी था, और हमारी मीटिंग्स उस समय थोड़ा जल्दी जल्दी होती थी, क्योंकि स्वामी चाहते थे कि हम काम इकट्ठा करें, वो काम किसके होंगे, इसमें और क्या होगा। तो हर महीने 2 महीने पर करीब साल भर में तक वो मीटिंग होती रही थी। और शेख के साथ उस समय जो संबंध मैंने बिताया, उनकी बातें सुनी, उसको भी मैं अपने लिए बहुत मूल्यवान मानता हूँ, क्योंकि उसमें शेख थे, उसमें मृणाली जी थी, उसमें प्रणव राय थे, उसमें और ऐसे लोग थे, और हम लोग, इसका मतलब करीब साल भर ऐसा हुआ था कि शेख से मेरी भेंट उस प्रसंग में महीने 2 महीने पर जरूर हो जाया करती थी, और भोपाल में हम लोग 1-2 दिन साथ रहते थे। बहरहाल, तो ये मैंने याद कर लिया। अब मैं आगे बढ़ करके इसको पूरा कर लूं, क्योंकि ये बहुत सुंदर बात है जो से इसमें लिख रहे हैं, और भारतीय भाषाओं के सामने वो चुनौती आज भी बनी हुई है। देखिए, रायकृष्ण दास जी जैसे व्यक्ति हिंदी को मिले, ये हमारा भाग्य है, ये हिंदी का भाग्य है। फिर इसमें और भी कई लोग जुड़ते हैं, स्वयमानंद कृष्ण जी हैं, और उसमें डॉक्टर मोती चंद्र हैं, ऐसे बड़े लोग रहे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। लेकिन हिंदी में समीक्षा
वो तो मानना पड़ेगा कि वो वही समय है जब शेख के सामने चुनौती थी और हम लोगों के सामने भी वही चुनौती थी कि वो जो लेखन था वो बहुत बड़ा लेखन है, बहुत गंभीर लेखन है। उसमें हमारी परंपरा की विस्तृत चर्चा है। पर ये जो आधुनिक चित्रकार हैं, ये जो कर रहे थे, उसको हम कैसे किस भाषा में लिखेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? इससे एक उदाहरण आपको देता हूँ। स्कल्पचर के लिए अगर हम हिंदी में मूर्ति लिखते तो संभव ही अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मूर्तियाँ थोड़े हैं वो। तो हम लोगों ने ये शब्द गढ़ा था दिनमान में, मूर्ति शिल्प। शिल्प को मिला दिया मूर्ति से कि भई स्कल्पचर का बोध हो, केवल मूर्ति का बोध ना हो। तो शेख उसी की बात कर रहे हैं और इस बात को मैं मानता हूँ कि आज भी बहुत ज़रूरी, बहुत प्रासंगिक है और ज़्यादा हो उठी कि हम अपनी भाषा में अब देखिए क्योंकि कला भी नए-नए विचार उसमें आते हैं, नई तरह का काम होता है। अब जिस दौर की बात मैं कर रहा हूँ उससे कहाँ आप पहुँची कला, कितने प्रयोग इसमें हुए हैं, इंस्टॉलेशन का ज़माना आया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब उसकी वो चुनौती बनी रही है हम लोगों के सामने भी और बनी ज़्यादा बनेगी कि तरह-तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तरह-तरह के काम हो रहे हैं, तो उसके लिए हम शब्द कहाँ से लाएँगे, पारिभाषिक शब्द। बहरहाल शेख लिखते हैं, अंग्रेजी में उपयोग में लाई जाने वाली संज्ञाओं का गुजराती में कोई विकल्प नहीं होने के कारण कला के मुहावरे की और संज्ञाओं को अभिव्यक्ति योग्य बनाने की चुनौती मेरे सामने थी। इसका प्रमाण विश्व मानव में छपे लेखों में किए गए कच्चे-पक्के प्रयोगों में ज़ाहिर है। वो विश्व मानव नाम की पत्रिका ज जो निकलती थी गुजराती में उसके बारे में कह रहे हैं यहाँ। साहित्य पढ़ते समय सुरेश जोशी का गद्य अंग्रेजी के समकक्ष लगता था। तब मुझे भी वैसा करने की उमंग उठती थी, लेकिन अनुभव कम था। साथ ही साधनों की कमी हुआ करती थी। इसलिए इन सब के बावजूद मैं कुछ लिख भी पाया, तो सिर्फ़ मेरी धुन की वजह से। अब देखिए तो वही धुन थोड़ी बहुत तो कह ही सकता हूँ कि हम में भी थी, विनोद जी में थी और दिनमान में हम लोगों ने कई तरह के काम किए। शेख के साथ मिलकर भी किए, उनसे कई चीज़ों पर चर्चा होती थी। समय-समय पर उनके काम पर लिखा भी है। बहरहाल मैं फ़िलहाल अभी रुकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम विनोद जी के सुनें क्योंकि उनके पास ये बहुत उस दौर के अनुभव हैं, हम लोगों के साथ बिताए हुए सब समय के अनुभव हैं और अ, लिखने-पढ़ने के अनुभव हैं और इन्हीं सब चीज़ों के अनुभव हैं जिसकी मैंने चर्चा की। धन्यवाद। जी, जी। अ, शुक्रिया प्रयाग शुक्ल जी। मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रयाग शुक्ल जी अपनी पूरी तन्मयता के साथ और उस दौर में जाते हुए हम सबको भी कहीं न कहीं उस अवधि में लेकर चले जाते हैं। मित्रों, अभी किसी कारण से विनोद भारद्वाज जी का कनेक्शन टूट गया है। हम उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस किताब की चर्चा हुई, निरखे जी, वही नज़र, एक महत्वपूर्ण किताब जो अभी गुलाम मोहम्मद शेख जी की इस किताब का हिंदी में अनुवाद इस नाम से हुआ है, निरखे वही नज़र। और यह किताब इस मित्रों जी, नहीं मैं कह रहा था कि इसमें एक अनुवादक ज्योत्सना मिलन जी भी हैं हिंदी बिल्कुल, से जो बिल्कुल। खुद हाँ। जी, मित्रों यह किताब वर्ष 2021 में राजकमल प्रकाशन की ओर से प्रकाशित है और इस किताब में ऐसी कई जानकारियां, ऐसे कई आलेख, ऐसे कई अद्भुत चित्र हैं जिन्हें आप संजोना चाहेंगे, जिनसे आप बार-बार गुजरना चाहेंगे। और इसमें जो अनुवादकों की जो भूमिका है, उनमें कुछ एक नाम खास हैं। ज्योत्सना मिलन जी जिसकी बात प्रयाग जी अभी कर रहे हैं, डॉक्टर किरण सिंह, कुंदन माली और बंशीधर। जी, तो इस तरह से और स्वयं कई ऐसे आलेख हिंदी में मूल रूप से हिंदी में लिखे हुए आलेख भी हैं जो शेख साहब ने मूल रूप से हिंदी में ही लिखे हैं। वे गुजराती में तो लिखते ही हैं और कई बार वे हिंदी में भी लिखते हैं। यह एक सुखद अनुभूति है कि हम कैसे अलग-अलग भाषाओं में यात्रा करते हैं, अलग-अलग माध्यमों में जाते हुए अपनी दुनिया को,
अपने अनुभव को विस्तृत करते हैं। विनोद भारद्वाज जी हमसे जुड़ गए हैं। विनोद जी लगातार चित्रों पर और चित्रकारों पर लिखते आए हैं। इनके कई आलेख, इनके लिखे हुए कैटलॉग काफी प्रसिद्ध हुए हैं और पेंटिंग की दुनिया में अपनी एक खास जगह रखते हैं उस बतौर उसके आलोचक। मित्रों, विनोद जी की कई किताबों पर गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र हैं। यह भी एक सुखद संयोग है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि कैसे दो रचनाकारों के बीच जो सेतु बनने के काम की चीजें होती हैं वे किन किन तरह की चीजें हो जाती हैं। उसमें से एक छोटा सा उदाहरण मैंने अभी रखा कि विनोद भारद्वाज जी की पुस्तकों के कई आवरण चित्र स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख जी के हैं। इनके पास ऐसी कई अनुभूतियां हैं, ऐसे कई अनुभव हैं, ऐसे कई संस्मरण हैं जिनसे आज हम सब रूबरू होंगे और जिन्हें जानकर हम सभी को काफी अच्छा लगेगा। आदरणीय विनोद भारद्वाज जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी और प्रयाग जी, नमस्कार। बीच में नमस्कार। मेरा इंटरनेट जो है, हालांकि इंटरनेट ठीक था लेकिन वो आईपैड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब हो गया है, उम्मीद है कि रहेगा जी। तो शेख साहब, मतलब शेख भाई तो हम लोग के आदर्श रहे हैं कई मायनों में। कम से कम अभी मैं जब ये किताब देख रहा था जो राजकमल प्रकाशन और रजा फाउंडेशन के सहयोग से आई है, निरखे वही नजर, जिसके बारे में प्रयाग जी ने चर्चा भी की, वो किताब में बहुत सी चीजें हैं। मतलब इस तरह की किताब संभवतः हिंदी में तो कोई है भी नहीं, क्योंकि मतलब एक तो शेख साहब को एक बहुत बड़ी मतलब वो एक कई नजरों से चीजों को देख सकते हैं, एक पोइट के रूप में भी और एक पेंटर के रूप में भी, एक आर्ट हिस्टोरियन के रूप में भी, एक अध्यापक के रूप में भी, और मतलब उनके देखने के नजरिए कई हैं। और मैं देख रहा था कि उनकी किताब के समर्पण को, तो उसमें कई नाम हैं जो कि मतलब रविशंकर रावल से लेकर तमाम जो उनके तमाम के.जी. सुब्रमण्यम या शंकर चौधरी, ये सब नाम हैं वहाँ। लेकिन एक नाम जॉन बर्जर का भी है। और जॉन बर्जर चूंकि मेरे बहुत प्रिय समीक्षक थे, मैंने सब कुछ सीखा ही उनके कॉलम से था। क्योंकि लखनऊ में जब मैं पढ़ता था तो न्यू सोसाइटी में उनका कॉलम रेगुलर पढ़ता था मैं, और उनकी किताबें मैंने बल्कि दिनमान में मैंने छात्र के रूप में निजवेश्वरी पर जो उनकी किताब थी आर्ट एंड रेवोल्यूशन, उस पर लिखा भी था। तो जॉन बर्जर जिनको पसंद होता है, या आप जब से इस किताब को देखते हैं तो शेख गोदार पर लिखा है उन्होंने। बहुत कम चित्रकार होंगे जो शायद गोदार, जो कि फ्रेंच फिल्म मेकर थे और काफी अभी भी सक्रिय हैं, आज भी वो 90 साल पार कर चुके हैं लेकिन सक्रिय हैं। उनकी फिल्म ब्रेथलेस 1960 में आई थी और ये लेख लिखा गया है 1969 में। और मैंने एक बार गणेश पाइन से, मैं गोदार का फेस्टिवल हो रहा था कलकत्ता में, तो उसमें मैं अशोक सक्सेरिया के साथ फिल्में देख रहा था। तो अशोक जी मुझे वहाँ, उन दोनों गणेश पाइन वहीं रहते थे, उनके यहाँ ले गए थे। तो मैंने देखा कि वो भी गोदार पे काफी देर बात करते रहे। तो उस समय मतलब जो चूंकि विवान सुंदरम भी सिनेमा को बहुत जानते थे, बल्कि उन्होंने जाके लंदन में कोई ट्रेनिंग भी ली थी फिल्म की। तो शेख साहब से मेरी कई तरह की यादें हैं, क्योंकि मैं जब दिनमान में आया 74 के एंड में और 75 से मैं सक्रिय हुआ, तो उनसे कई अवसरों पर मुलाकातें होने लगी। उनकी कई, मैंने उनकी जब प्रदर्शनी, जब 1981-82 में उन्होंने जो एक सीरीज बनाई थी चित्रों की, जो रवींद्र भवन में गीता कपूर द्वारा क्यूरेटर शो में लगी थी, वो प्रदर्शनी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, उनके चित्रों ने खास तौर पे। जो इसीलिए जब मेरी पहली किताब कला की आई 1982 में, तो उसमें एक कवर जो है वो उनके उसी सीरीज का था, और ये मेरी पहली किताब का, उन दोनों ब्लैक एंड व्हाइट में ही मतलब आती थी किताबें।
तो वो ये जो अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग, जो इसमें एक इंटरव्यू भी है मेरा शेख जी से, तो उसमें एक तरह का ये पेंटिंग की सीरीज थी जिसमें अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग मेरी बहुत प्रिय पेंटिंग है। इसके अलावा इसमें स्पीकिंग स्ट्रीट करके एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो अगर आपको याद हो तो सूरज का 7वां घोड़ा में मतलब धर्मवीर भारती के उपन्यास पर जो फिल्म बनी है उनकी श्याम बेनेगल की, उसकी शुरुआत इन चित्रों से होती है और उसमें देख रहा है चित्र उनका एक करेक्टर और उसके रघुवीर यादव देख रहा है और बाद में वो अंत में भी वो उसी को इन चित्रों को देखते हैं। तो वो सीरीज काफी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मैं उससे पहले उनका एक शो जा रहा था जब पेरिस में जॉर्ज पॉम्पिडू सेंटर में, तो एनजीएमए में उन सारे चित्रों को मैंने देखा था जाकर। मेरे ख्याल 25 एक पेंटिंग थी और उसमें ये जिस पेंटिंग की चर्चा की है प्रयाग जी ने, घर वापसी की, वो पेंटिंग बहुत प्रभावित करती है। और वो कवि एक तरह से कवि और चित्रकार कैसे अपनी दुनिया को, चूंकि वो उन दोनों घर वापसी पर वो गद्य भी लिख रहे थे गुजराती में, जहां तक मुझे याद है। तो वो पेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें वो 3 साल में पेंटिंग बनी है। और गुलाम शेख की जो एक टेक्निक, जो शुरू में तो उनकी बड़ी प्रोमिनेंट थी अपनी पेंटिंग को करने की, क्योंकि एक बोरखेस का एक, अक्सर मैं उसको कोट करता हूँ, बोरखेस की एक किताब लेबिरिंथ में काफका पर एक उनका छोटा सा लेख है। उसकी शुरुआत ये है कि एवरी राइटर क्रिएट्स हिज ओन प्रीकर्सर। तो यहाँ राइटर ना कह करके आर्टिस्ट के भी कह सकते हैं। तो गुलाम शेख के बारे में ये बात मुझे काफी सही लगती है कि वो जो एक पेंटिंग में कई पेंटिंग्स के साथ जो बहुत पहले की भी होती हैं, जैसे मिनिएचर्स के साथ, मुगल मिनिएचर के साथ, ईरानी मिनिएचर के साथ, उन्होंने इटालियन सियनीज पेंटर के साथ, मतलब एक क्रिएटिव उनको ढंग से अपना एंटीसीडेंट बनाया है, जो कि वो इसीलिए आप देखिए इस पेंटिंग में भी एक उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में कोई ईरानी पेंटिंग देखी थी, उसके रेफरेंस लिए हैं और उसमें मुगल मिनिएचर के रेफरेंस हैं। उनके घर सुरेंद्र नगर की अपनी माँ को फोटो खींचने गए जब वो लंदन से आए 3 साल रहकर, तो वो उसमें कई चीजें होती हैं उनके। मैं चूंकि सियना गया भी हूँ और वहां पर मैंने वो उनके सबके काम भी देखे थे, मार्टिनी वगैरह के। तो शेख क्या करते हैं कि वो उस चीजों से रेफरेंस लेते हैं अपनी पेंटिंग में और उन रेफरेंसेस को कई तरह से वो अजंता से भी जोड़ देते हैं, उसको मुगल मिनिएचर से भी जोड़ देते हैं। तो वो एक उनका तरीका जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, खासतौर पे शुरू की पेंटिंग्स में तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। और उन्होंने बाद में भी जो काम किए हैं हर तरह के कामों में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कला का पूरा इतिहास जैसे उनके सामने है और उस इतिहास में वो आते आते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने एकॉर्डियन बुक बनाई थी जो मैंने एक बार उनके बड़ौदा स्टूडियो में देखी भी थी। तो बड़े बड़े उसमें पेज थे, उसमें चित्र थे, उसको एकॉर्डियन की तरह पेज आप हटाते थे। तो उसमें वो जो बात थी, एक जगह उन्होंने लिखा भी है इस किताब में, एक लाइन कहीं मैंने देखी थी कि एक जैसे आप राजस्थान की गली से आप निकले और अचानक आप इटली की किसी गली में चले गए मान लीजिए, तो वो जो उनका तरीका है ना कि वो अचानक कई तरह के लोगों से संवाद करते हैं। और उनका एक स्टेटमेंट तो मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगता था वो, कि वो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां एक ही समय में आप कई दुनियाओं में जा सकते हैं। और ये बात मैंने इटली में बहुत देखी, रोम में ये बात बहुत देखी कि आप अचानक जो है बहुत पुरानी दुनिया में चले आते हैं, अचानक मिडल एजेस में आ जाते हैं, अचानक आप कंटेम्प्रेरी उसमें आ जाते हैं। तो उनकी पेंटिंग के साथ संवाद भी ऐसा ही है। और एक मुझे उनकी बात में, हम लोग जब स्टोरी ऑफ इंडियन पेंटिंग यूजीसी के लिए फिल्में बना रहे थे, विक्रम सिंह के साथ मैं इन्वॉल्व था,
तो उसमें मैंने ये विक्रम सिंह से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्यों ना हम अजंता पे बुलवाना है तो रामचंद्रन से बुलवाएं, और हमजा नामा पे बुलवाना है तो गुलाम शेख से बुलाएं। तो मैं सुंदर नगर में उनके घर, जो यहाँ दिल्ली में घर है, उनके घर हम लोग गए थे शूटिंग के लिए। तो मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया वहाँ। पोस्टर था एक मतलब प्रेग्नेंट मैडोना, बहुत पीरादेला फ्रांचेस्का की फेमस पेंटिंग का पोस्टर था वो, और काफ़ी बड़ा पोस्टर था, जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से बनाई हुई पेंटिंग है, नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। क्योंकि प्रेग्नेंट मैडोना की वैसे भी पेंटिंग सिर्फ कुछ ही मिलती हैं, जैसे तुस्कानी इलाके में वो पेंटिंग है। तो मैंने उनसे पूछा उसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो इंग्लैंड में थे, तो लौट के जब आए तो 3 साल के समय में वो बीच-बीच में घूमने चले आते थे, हिच हाइकिंग करते थे। जैसे इटली गए वो, तो कहीं किसी की सवारी ले ली, किसी की मोटरसाइकिल में बैठ गए, किसी की गाड़ी में बैठ गए। तो वो मोंतेरकी इलाके में जहाँ वो पेंटिंग थी, जो कि मतलब इसमें उनको एक शायद पादरी की एक बहुत ही खराब हालत की गाड़ी में लिफ्ट मिली, और वो उन्होंने उस पेंटिंग को वहाँ देखा। तो मुझे ये लगा उसको देख कर कि मैं इस पेंटिंग को मैं भी कभी इस सिंगर देखने जाऊँगा। लेकिन वो किसी बड़े शहर में नहीं थी, वहाँ जाना मतलब इतना आसान नहीं था, बाद में तो टैक्सी लेना बहुत महँगा होता है। गुलाम शेख जब गए थे तब तो हिच हाइकिंग में सभी लोग रोक लेते थे। तो मैंने अपने एक वेनिस के मित्र प्रोफेसर मारियोला को कहा कि मुझे हर हालत में ही पेंटिंग देखनी है। तो वो मुझे सारा दिन घुमाती हुई तमाम पहाड़ी रास्तों में, कहीं कुछ किन शहरों में वो ले गई वहाँ पर। लेकिन शाम को हम पहुँचे तो मालूम पड़ा कि वो स्कूल में अब शिफ्ट हो गई थी पेंटिंग, और वो बंद था उस दिन। यानी कि सारी मेहनत हमारी, मुझे लगा, तो मारियोला ने कहा कि आप अगली बार आएँगे, हर हालत में आपको पेंटिंग दिखाऊँगी मैं। और मैंने जब वो पेंटिंग देखी, ओरिजिनल पेंटिंग, तो मुझे गुलाम शेख की दुनिया की याद आई, क्योंकि मैंने उनके घर में ही वो पेंटिंग देखी थी। और उसके बाद तो इस तरह के मतलब गुलाम शेख जो हैं वो कविता में भी उनके मतलब ऐसी दिलचस्पी, वो उस तरह के लोग नहीं है जो कि कवि, आप कहते हैं ना कि कवि चित्रकार या चित्रकार कवि। वो कवि और चित्रकार हैं, ये दोनों में फ़र्क है। लेकिन रामकुमार से मेरी जब लगभग उनके आखिरी दिनों में मैंने इंटरव्यू किया था हार्ट इंडिया मैगज़ीन के लिए, तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहानीकार थे पहले, आपको जाना जाता था कहानीकार के रूप में, फिर आप पेंटर के रूप में बहुत जाने लगे, फिर आपने कहानियाँ लिखना बंद कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 विधाओं में नहीं काम कर सकता था, मेरे लिए ये संभव नहीं था, और इसलिए मैंने कहानियाँ फिर लिखना बंद कर दी, या संस्मरण लिखे थे उन्होंने, शुरू में किताबें भी आई थी, यूरोप के स्केच उनकी एक चर्चित किताब थी। लेकिन गुलाम शेख इस तरह के सोच से अलग हैं। वो एक ही समय में सारे काम बहुत निष्ठा के साथ करते हैं, क्योंकि गुजराती की दुनिया में, लेखन की दुनिया में, वो मुझे एक बार बता रहे थे जब मैं इंडिया टुडे के लिए उनसे बात कर रहा था, कि कुछ लेखक, चाहे वो उनका बड़ा नाम भी है या चित्रकला में उनका नाम है, वो सब एक जगह बैठ कर के, ग्रुप बैठता था कुछ दिनों के लिए, और वो लोग डिस्कस करते थे, अपनी रचनाएं लिखते थे, बताते थे। वो एक परंपरा शायद हमारी हिंदी में अब नहीं रह गई है, लेकिन दूसरी भाषाओं में, गुजराती, शायद मराठी में भी, तो वो इस तरह से वहाँ पर ये नहीं है कि आप बड़े चित्रकार हो गए हैं, आप अब लाखों की पेंटिंग है आपकी, तो आपने लिखने पढ़ने की दुनिया से आपका रिश्ता नहीं है। और गुलाम शेख उस रिश्ते को निभाते ही नहीं है, बल्कि वो लिखते भी रहते हैं, बाकायदा उपन्यास वगैरह इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने बताया कि मैं काम कर रहा था। तो वो एक उनकी दुनिया जो है मुझे आकर्षित करती है। मुझे लगता है कि हमें ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, जो कई दुनियाओं में मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ उसमें वो हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को पसंद करते हैं, या हर चीज़ उनका अपने सोचने का ढंग है। स्वामीनाथन को जो उन्होंने हिंदी में चिट्ठी लिखी है, उनके मरने के बाद,
उस समय उस चिट्ठी को आप पढ़िए, वो हिंदी में लिखी गई है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ये लेखक गुजराती का है या किसी दूसरी भाषा का है या अंग्रेजी में लिखता है। तो उसमें मतलब उनका बल्कि इस किताब में मैंने देखा उनके बहुत से लेख जो हैं वो कहीं न कहीं वो मरने के बाद मित्रों के या बड़े कई तो मित्र ही हैं उनके, उन्होंने वो लिखे हैं। जैसे चाहे मृणालिनी मुखर्जी हो, चाहे वो भूपेन खक्कर हों, हर मतलब मैंने नोट किया कि ज़्यादातर लोग जो जब चले गए तो उसकी याद में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन उन लोगों की यादें उनके पास काफ़ी ऐसी अलग तरह की थी। अब जैसे भूपेन खक्कर से उनकी मित्रता तो बहुत लंबी है और वृश्चिक वो निकालते ही थे। इन सब लोगों का एक बहुत उस समय 70s का एक आर्ट की अलग तरह की आर्ट लिटरेचर की मैगज़ीन थी वो। तो उसमें भूपेन खक्कर पे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह उन्होंने ईर्ष्या की बात की है कि सईद मिर्ज़ा अजंता में बना रहे थे फ़िल्म अजंता पे, तो पहली बार शायद वो सुविधा मिली थी कि बहुत लाइट में आप अजंता को देख सकते हैं। तो बल्कि स्वामी के पत्र में गुलाम शेख ने लिखा भी है कि बोले क्योंकि स्वामी को अजंता नहीं पसंद थी। उनका ये मानना था कि बंगाल सूल का सारा कचरा जो है उसी से जुड़ा हुआ है, या वो जो उसकी निर्वीर्य मतलब जो कल्पना है। लेकिन गुलाम शेख उससे सहमत नहीं थे, तो गीता कपूर, विवान सुंदरम ये सब लोग वहाँ बुलाए गए थे। तो ये देखने गए थे, तो भूपेन खक्कर जो हैं वो नहीं उनको बुलाया गया था। तो शायद उन्हें कुछ लगा कि मुझे नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने एक पेंटिंग बना दी जिसमें गुफाएँ और कुछ स्कल्पचर वगैरह हैं। तो बाद में शेख लिखते हैं कि उसको देख के फिर मुझे लगा कि जैसे वो ईर्ष्या जो है मतलब उसका नतीजा अच्छा निकला। तो वो उनके पास ऐसी यादें हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत निकट रहकर, क्योंकि मैं आपको और भी बताऊँगा जब चूँकि हम विक्रम सिंह के साथ हम लोगों ने फ़िल्म बनाई थी उन पर, नीलिमा शेख पे भी बनाई थी। उसके भी कुछ अनुभव हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रयाग जी को जोड़ें तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जी, बिल्कुल। और मित्रों, हम इस रोचक और महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रयाग जी के पास पुनः चलते हैं, मगर उसके पहले एक छोटी सी टिप्पणी हम अशोक वाजपेयी जी की यहाँ पर ले लेते हैं। यह निरखे वही नजर पुस्तक में संकलित है जिसका आमुख अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। अशोक वाजपेयी गुलाम मोहम्मद शेख को लेकर क्या राय रखते हैं और शेख साहब का भारतीय साहित्य में, भारतीय कला में क्या स्थान है, क्या उनकी प्रासंगिकता है, इस पर बातचीत करते हुए वे लिखते हैं। अशोक वाजपेयी जी, मैं उसे कोट कर रहा हूं। इस समय भारतीय कला जगत में जो मूर्धन्य सक्रिय हैं उनमें गुलाम मोहम्मद शेख ऊंचा स्थान रखते हैं। वे कला मूर्धन्य होने के साथ साथ गुजराती में एक बहुमान्य कवि और कला चिंतक भी हैं। बरसों उन्होंने बड़ोदरा विश्वविद्यालय के कला संकाय में कला इतिहास का लोकप्रिय और प्रभावशील अध्यापन भी किया है। इसलिए भी उनकी दृष्टि गहरे इतिहास बोध में रसी पगी है। इस पुस्तक में उन्होंने एक बड़े बितान पर गहरा विचार किया है। कला के बारे में गुलाम शेख के लेखक में चित्रकार मन, कवि मन और इतिहासकार सब एकमेक हैं और इस रसायन से जो अंतर्दृष्टि वे रचते हैं वह हमें कला के इतिहास, स्वयं कला और उसके विभिन्न पहलुओं पर कई मूर्धन्य कलाकारों पर साफ दिमाग और खुली नजर से सोचने की उत्तेजना देती है। परंपरा, आधुनिकता, भारतीय बहुलता,
सृजन प्रक्रिया, जीवन यात्रा, कला से आशा आदि के बारे में यह एक ऐसी नजर है जो निरखती है और उस निरखन को हम आत्मसात कर स्वयं अपनी नजर गढ़ें, इसके लिए उत्साहित करती है। तो इस तरह से हम एक बड़ी शख्सियत और एक समर्पित व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जितना जाना जाए वह कम ही है, जितने लोगों से चर्चा की जाए वह भी कम ही है। तो आइए हम पुनः प्रयाग शुक्ल जी के पास चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपनी बात को कृपया आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी। जी, असल में याद करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ की याद जरूर करूंगा। शेख जिस समय बड़ौदा में पहुंचते हैं, मतलब पहले एक छात्र के रूप में, फिर वहां एक शिक्षक के रूप में, वो दौर बहुत महत्वपूर्ण है। वो बड़ौदा कला संकाय के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, भारतीय कला जगत के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस समय देखिए वहां कौन लोग हैं, बेंद्रे हैं, फिर शंकर चौधरी आते हैं, फिर केजी सुब्रमण्यम आते हैं, और फिर केजी सुब्रमण्यम दोबारा लौटते हैं वहां रहने के लिए। और ये लोग तो है ही है, ज्योति भाई हैं, और हाँ, और भी कई लोग हैं उसमें, जैसे नागजी भाई पटेल। अब देखिए उस दौर की जब मैं याद करता हूँ तो मैं युवा दिनों में सचमुच लौट जाता हूँ। एक समय ऐसा था जब शेख वहां थे, पर मतलब अभी भी वही है, जब वो वहाँ संकाय में सक्रिय थे और पढ़ा रहे थे और बहुत सारी चीजों में हिस्सा ले रहे थे। तो मुझे याद है कि ना, जैसे कि विनोद जी ने ठीक ही याद किया, जो उनके संबंध भूपेंद्र खक्कर से तो जगजाहिर है। नागजी भाई से उनका बड़ा गहरा संबंध था। और ये जो बड़ौदा में जब नागजी भाई बना रहे थे वो बरगद का जो मूर्ति शिल्प है, एक चौराहे पर डाकघर के पास, तो हम लोगों को, हम बड़े उत्सुक होकर के जब शेख से मिलते थे तो पूछते थे कि वहां और क्या हो रहा है। तो इस तरह की आप देखिए तो वो दौर बहुत गजब का दौर था। और वो अभी भी शेख के वहां रहने से किसी हद तक है कि मतलब आप बड़ौदा को देखिए तो आज भी बड़ौदा का मतलब क्या है हम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। अब देखिए शेख वहां है और वहां ज्योति भाई है। तो वो जो पूरा दौर था, और इसमें किसी संयोग से भारतीय कला के बहुत से ये मूर्धन्य एक साथ जुटे थे और बड़ौदा में जुटे थे। पहले कुछ शांति निकेतन, फिर बड़ौदा, फिर शांति निकेतन के बाद जो बड़ौदा का स्थान बनता कला शिक्षा के रूप में, जिससे बहुत सारी असहमतियां भी रही हैं और थोड़ी बहुत मैं कहूँगा कि मेरी भी रही हैं, वो ये थी कि जैसे छात्र छात्राओं को मान लीजिए आप गाइड कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे हो, पर उसमें कहीं ये भी है कि जैसे एक धारा सी बना रहे हो, नहीं अब आप इसको मानो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आग्रह नहीं होता था कि आप कुछ और नहीं बना सकते, पर वातावरण कुछ ऐसा बन गया। बहरहाल उसमें भी बहुत अच्छे लोग निकले हैं, और उसमें भी देखे तो खुद शेख वगैरह तो हैं ही, उसमें मनाली जी हैं, उसमें हिम्मत शाह हैं, कई लोग हैं। तो ये जो दुनिया इन लोगों ने बनाई मिलकर के कला शिक्षण की, और उसमें शेख का तो बहुत बड़ा योगदान है। कुछ इस मामले में है कि वो कला इतिहास पढ़ाते थे, और खुद उन्होंने लिखा है, इस किताब में भी लिखा है कि कैसे फिर वो भारतीय कला के साथ साथ जापानी, चीनी, वो जो जरूरतें भी ऐसी थी कि आपको छात्रों को बताना है। और शेख में एक बहुत बड़ा गुण है, उसको उसकी मैं जरूर याद करता हूँ, करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग एक समय प्रसिद्धि पा जाने के बाद, या कि मान लीजिए शुरू से ही ये रुख अपनाते हैं कि वो अपनी किसी, कभी उसको नहीं कहूंगा कि मान लीजिए कुछ अभी आपको और सी जानना है उस क्षेत्र में, तो आप उसको छिपाते हो। शेख कभी छिपाते नहीं। अब देखिए जो मैंने पढ़कर सुनाया था उसमें, और बाकी आगे भी, और वो सब अपनी सहमतियां भी बताते हैं। रविशंकर रावल जी आप जानते हो गुजरात में उनका क्या स्थान था, शेख से संबंध भी बनता है, शेख से बड़े अच्छे संबंध भी बनते हैं, पर एक समय शेख से विवाद होता है, वो शेख से चिढ़ जाते हैं और शेख इस बात को लिखते हैं। तो ये जो, और दूसरा ये कि देखिए शेख के तो ऐसे काम है
जो मुझे पता नहीं थे शेख ने। और वो बहुत, मैं कहूँगा, ये भी कहूँगा कि एक बड़ा गुण शेख में ये भी है कि वो अपने बड़े से बड़े काम के बारे में जल्दी से चर्चा नहीं करते। जब उन्होंने देखे इतना बड़ा काम किया है जो हिंदी में अभी होना बाकी है, हिंदी ऐसी बड़ी भाषा में, कि गुजराती में आधुनिक कला का जो विश्वकोश बना है वो कई खंडों में है। तो एक बार शेख ने मुझे दिखाया और शायद भेजा भी था, मैं एकदम चकित हो गया, इतना बड़ा काम। और विनोद जी भी याद कर रहे थे। और मैं तो शेख के बारे में अभी जितना सोचता हूँ, लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस कलाकार ने वास्तव में कितना काम किया। कितने लोग हैं जो ऐसा काम कर पाते। अब कुछ और अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें भी साझा कर लूं और अपने साथ शेख के कुछ संस्मरण साझा कर लूं। तो मैंने 1994 में गैलरी स्पास के लिए एक बड़ी प्रदर्शनी की थी, और वो मेरी पहली क्यूरेटेड एग्जीबिशन थी, जिसमें हुसैन से लेकर के सुबोध गुप्ता तक तो बिल्कुल नए थे, 80 आर्टिस्ट का काम था। और ये मुझे लगा कि मुझे अवसर मिला है तो कुछ ऐसा करना चाहिए, जब हम कैटलॉग बनाएं, किताब बनाएं, तो उसमें कुछ ड्राइंग का शो था। वो ड्राइंग 94 का नाम ही था कि केवल, और हमने ये भी तय किया था कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग्स रखी जाएंगी। तो मैंने शेख से का आग्रह किया, और मुझे इसकी इतनी खुशी है कि वो, उन्होंने इसको स्वीकार किया। उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, मैं लिखूंगा लेकिन क्या मैं ऐसा न करूं कि मैं भूपेन से बात कर लूं ड्राइंग पर। अरे, मैंने कहा तो चमत्कार हो जाए। अगर आप दोनों लोग मिल करके, भूपेन और आप, ड्राइंग पर बात करोगे तो ये तो बहुत अद्भुत चीज होगी। और वो अद्भुत चीज है, जिन्होंने उस कैटलॉग को देखा है, उस बातचीत को पढ़ा है। मैं भी कभी कभी अभी भी उसको निकाल कर देखता हूँ। ड्राइंग पर मुझे लगता है कि वो एक डॉक्यूमेंट की तरह मैं मानता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे प्रसंग से हुआ, वो इसलिए कि ड्राइंग मात्र को लेकर के जो चर्चा इन दोनों कलाकारों ने मिलकर की है, वो बहुत अद्भुत है। और ड्राइंग शेख का एक बड़ा पक्ष रहा है, इसकी भी याद करता हूँ। और जब जब मैंने ड्राइंग शो किए, उसके बाद ये भी हाल में भी किया था कि गैलरी आर्ट पिलग्रिम के लिए, तब भी शेख के पास पहुंचा था कि शेख, इसमें आपके काम चाहिए। उस समय वो कई तरह के कामों में लगे हुए थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि शेख ने हमारे आग्रह को माना, उसकी रक्षा की, और 2 काम दिए जो बहुत ही सुंदर थे। और उनको, मुझे बड़ी खुशी है कि वो दोनों काम लिए। तक्षशिला जो का जो ये ग्रुप है, और जो लोग बड़ा कला केंद्र बना रहे हैं पटना में, जो संग्रहालय बन रहा है, उसमें वो काम संग्रहित कर लिए गए, उन्होंने खरीद लिए वो काम। तो शेख के ये जो पक्ष है, ये देखिए ना, कितनी चीजें निकलती आ रही कि अब ड्राइंग वाला पक्ष इतना बड़ा है शेख का, लिखने वाला इतना बड़ा है, संस्मरण वाला बड़ा है। शेख की मित्रताएं बहुत गहरी हैं, जितना मैं समझ पाता हूँ। ऐसा कम ही होता है कि उनको कोई लंबे समय तक निभाए, और वो, अब उनका आना जाना बना रहे। अब भूपेन खट्टर की बात होती है, नागली भाई नहीं रहे, उनके बारे में कह सकता हूँ। और ये लोग तो हैं ही, विद्वान हैं। और उसके अलावा आप देखो तो हमारे अमित अम्बालाल जी और शेख ने बहुत, ये भी देखिए कि वो अपने, जो कि बड़ी चीज और बहुत अच्छी चीज है, और शेख को मैं मानता हूँ इससे बहुत कुछ मिला है, क्योंकि अपनी मातृभाषा से जो मिलता है, या मातृभाषा के लोगों के साथ चर्चा करके जो मिलता है, वो कहीं और से जल्दी से नहीं मिलता। और शेख ने थोड़ा प्रयत्न पूर्वक उसको बनाए रखा है। एक संस्मरण ही है, अब तो रहे नहीं हमारे मित्र सुनील कोठारी जी, जो शेख के भी अच्छे मित्रों में थे। तो ये प्रसंग याद कर रहा हूँ कि मैं जब बड़ौदा में था, तो बड़ौदा के कुछ कथाकारों, लेखकों, कवियों को लगा कि वो मेरे साथ कुछ समय बिताएं, और मुझे बड़ी इच्छा तो थी ही। तो हम लोग इकट्ठा हुए गुजराती लेखक के घर में, और थोड़ी देर बाद मैं क्या पाता हूँ कि वहां शेख चले आ रहे हैं सुनील कोठारी के साथ, और वो अंत तक रहते हैं। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, वो एक झलक थी मेरे लिए। ये तो मैं जानता था कि सुरेश जोशी के समय से, अच्छा देखिए, अभी सुरेश जोशी
जैसे हमारे यहाँ जो एक हिंदी की अपनी आधुनिकता बनी थी, या वो दौर था कि आगे हैं और शमशेर हैं, और बाद में भी कई श्रीकांत वर्मा हैं जिन लोगों ने आधुनिकता की ज्यादा बात की, और पत्रिकाएं निकाली, कृति जैसी पत्रिका निकली जिसके हम लोग उस मंडल में शामिल थे। तो सुरेश जोशी भी पत्रिका निकालते, और उसमें भी फिर लिखने की बात भी शेख इस पुस्तक में भी याद करते हैं कैसे उसमें वो लिखते हैं। तो सुरेश जोशी के बारे में भी शेख से मेरी 2-4 बार बातें थी, और हमको, मैं आपको सच बताऊं, हम जैसे कि ये भारतीय भाषाओं का इतना बड़ा भंडार है, उसमें इतने लोग हैं, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी दिलचस्पी सभी कलाओं में रही है। वो थोड़े भी से ही चाहे हो हर भाषा में, बांग्ला में तो खैर कई हैं, बांग्ला के तो जो मूर्धन्य हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, वो उठता है कि वो सब एक दूसरे को जाने। कि अगर जोगेंद्र चौधरी को भी देखिए तो जो हम शेख की पीढ़ी के हैं, शेख की समवैसी हैं, कि वो वहाँ के सारे रंगकर्मियों को, सारे संगीत नृत्य की दुनिया के लोगों को जानते हैं, और उनसे संबंध में बना रहता है। हिंदी में भी ऐसा हुआ है, पर जरा हमारी भाषा में कम हुआ है, इसलिए ये चीज मुझे बहुत आकर्षित करती है। और विनोद जी अभी इसकी याद कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। ये शेख का वास्तव में एक बड़ा गुण है कि उन्होंने जितना विश्व को जानने की कोशिश नहीं, उसको कोशिश नहीं कहेंगे, उसको ये मैं कहूंगा कि उसमें बैठने की, उसके लिए समय निकालने की। अब देखिए, एक व्यक्ति शिक्षक है, एक व्यक्ति वो लिख भी रहा है, वो चित्र भी बना रहा है, वो मित्रों के साथ उनके कामकाज में शामिल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, और अपने छात्रों के कामकाज में शामिल हो रहा है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो बार बार याद करते हैं, जैसे हमारे मित्र मदन लाल, स्कल्पटर, बनारस वाले, जिन्होंने खुद इतना बड़ा एक सेंटर बनाया है बनारस में। वो शेख को बहुत याद करते हैं, वो भी बहुत याद करते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे शेख के छात्र, या उस समय वहां रहने पढ़ने के लिए गए हुए लोग, जो मान लीजिए शेख जिनके शिक्षक न रहे हों, वो लोग भी उनको बहुत मानते हैं, बहुत याद करते हैं, और वो याद किए जाने लायक व्यक्ति जाहिर है कि हैं। क्योंकि जिसकी बात विनोद जी ने की, उसको मैं एक बड़ा गुण मानता हूँ, हालांकि मैं स्वयं वो कई बार नहीं कर पाता, क्योंकि उस बिना किसी संकोच के शेख अपनी बात रखते हैं, और उसको और बड़े प्रसन्न प्रसन्न ढंग से मैं कहूँगा रखते हैं। और उनमें एक प्रसंग से एक बात ये भी आई शेख के बारे में, जिन्होंने मुझे, मैं तो उसकी याद करके देखिए एक आनंद सा आ गया कि शेख कभी कभी अपने मूड में जो हंसते हैं, तो शेख की हंसी बिल्कुल एक और तरह की होती है। ये गुण जरा आप कम लोगों में पाओगे, जिनके काम बहुत गंभीर हैं, लेकिन जो बहुत ठठाकर से हंस पड़ते हैं, और वो उनकी छवि जो है वो बड़ी सुंदर होती है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी विनोद जी ईर्ष्या का जिक्र कर रहे थे, मैं नहीं जानता कि किस मात्रा में मनुष्य में किस हद तक रहती है। कुछ लोगों को उसको पता होता है, कुछ को नहीं होता, लेकिन जितना मैं शेख को जानता हूँ, ये गुण, उनका दूसरा बड़ा गुण ये है कि सराहने वाला, कि उनको बार बार देखा है कि मुक्त भाव से सराहने वाला, और उनकी स्मृति वो भी बहुत गजब की है। अभी कुछ साल पहले की बात है, रजा फाउंडेशन ने एक छोटी सी किताब भी निकाली थी अशोक जी ने, और ऑक्टोबर पास को लेकर एक सभा की। तो ये यही आईआईसी में हुई थी दिल्ली में, मैं भी वहां था। और देखिए, उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि शेख ही उन लोगों में थे वहां जितने वक्ताओं में, कि कुछ बातें वो गुजराती की दुनिया की भी शेयर कर रहे थे, ऑक्टोबर पास से जुड़ी हुई, और उसकी चर्चा कर रहे थे। तो मैं ये इसको अब अनुभव ही बहुत ज्यादा करता हूँ कि ये जो अपनी मातृभाषा को देना है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप उसको भूल जाते हो, तो एक बहुत गहरी खाई बनती, और वो खाई हम लोगों ने आधुनिक कला जगत में रहते हुए हमने उसको देखा है। उसके पार्ट तो नहीं रहे, मतलब पार्ट इस अर्थ में कि हम उसको देख रहे थे। अब देखिए, आप बंगाल की बात तो बिल्कुल अलग है, वहां तो ये सहज ही होता रहता है।
कि वो गणेश पाइन हो। अब गणेश पाइन से देख के विनोद जी की चर्चा कर रहे थे। मेरी जितनी मुलाकातें होती थी, जीवनानंद दास की कविता पर इतनी बातें हुई गणेश पाइन से मेरी। शेख के साथ भी वही है। और आप ये पाओगे कि लोगों के सबके काम में जो ऐसे लोग रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं है वो, शेख हैं, गणेश पाइन हैं, जोगेन चौधरी हैं, ये कम से कम इनकी अपनी पीढ़ी में, कि कितने प्रेम भाव से, कितने लगाव से ये अपने अंचल की वनस्पतियों की, अपने और उनके काम में प्रकट होती हुई चीजें। देखिए तो जोगेन के यहाँ और शेख के यहाँ दोनों में आप ये पाओगे कि जो वानस्पतिक चित्रण है वो बहुत विश्वसनीय सा है, बहुत लगाव, बहुत प्रेम से किया गया है, क्योंकि उसकी तरफ नजर रही। अब ये किताब का नाम बड़ा सुंदर है, निरखे वही नजर। अब निरखना जो शब्द है, अब देखिए मान लीजिए देखे वही नजर तो बिल्कुल सपाट लगेगा, निरखे वही नजर। तो ये शेख का एक दूसरा बड़ा गुण रहा है वो गुण। और उनके साथ जो मेरी बातें होती रही हैं, और उनके साथ जो कई चीजें साझा की हैं हम लोगों ने, बल्कि कभी कभी लगता है मुझे कि हम कुछ और साझा कर पाते तो कितना अच्छा होता। और वो कितने मित्रों के आग्रह के कितने बड़े रक्षक हैं। एक और घटना याद आती है, उस भी आपको सुनाता हूँ, वो भी बहुत सुंदर दिन था हमारे लिए। जब जयराम पटेल 80 के हुए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं जिन लोगों से जुड़ा रहा हूँ उनके साथ कुछ समय बिताऊं, और हम लोग बस कुछ करेंगे नहीं, हम लोग कोई एजेंडा नहीं होगा, हम तुम इसको कोऑर्डिनेट कर दो। तो उन्होंने खुद एक जगह चुनी, मुझे वहां ले गए। वो अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में एक जगह है, एक रिजॉर्ट है, मधुबन नाम है। तो वहाँ पहले तो मेरे शेख भाई ये जयराम भाई दिखाने ले गए, लोग गए, और उसमें उनके एक और दोस्त शामिल थे, असित भाई। तो मैंने शेख से कहा, तो शेख ने कहा कि उन दिनों तो बहुत व्यस्तताएं हैं, मैं रुक तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ ये भी था कि लोग रहें सप्ताह भर। जयराम भाई और हम लोग रोज शाम को मिले, दिन भर मिलते रहें, इनफॉर्मल ढंग से बातें करते रहें, साथ खाएं पिए, बड़ा सुंदर आयोजन था वो, मेरे अपने जीवन का भी मैं कहूँगा। पर शेख आए, और वो केजी ने भी कहा कि उनके लिए भी मुश्किल था कि वहां वो रहते। शेख आए, और उस दिन भी हमने बहुत सुंदर वो दिन बिताया। तो बल्कि उन्हीं दिनों की, उन्हीं प्रसंगों की याद करके लगता है कि काश हम और ज्यादा समय बिता पाते। लेकिन जितना बीता है शेख के साथ, देखिए अब आप समझ गए होंगे, उसमें से मैं किसी को नहीं भूला। ये उनके व्यक्तित्व के कारण भी है कि किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हो, वो आधे घंटे का हो, वो घंटे भर का हो, अब वो आपको क्यों याद रहता है। जैसे अब देखिए, एक बार शेख के साथ दोपहर का भोजन हुआ, वो भी मैं नहीं भूला। तो उसके बाद शेख बोले कि चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, और अपनी स्टडी में ले गए। वो किताबों से भरी हुई स्टडी, वहां उसका उसकी उसके वो मुझे याद आती रही। और फिर हम कुछ बैठे ऐसे कुछ बातें करते रहे। उनको अपनी किताब भेंट की, उनके लिए ले गया था, और शेख भी मुझे अपनी किताबें भेंट करते रहे। जब जब उनकी कोई किताब आई है, या गुजराती में देखिए विश्वकोश जैसी होती, एक खंड शायद उन्होंने मुझे भेजा। तो ये जो मित्र, या एक बहुत आत्मीय मित्र, या एक बहुत आत्मीय व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति जिससे वो आत्मीयता महसूस करता है, या दोनों महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए, उनके लिए करने की, कुछ करने की, या उसकी बातों को की रक्षा करने की, ये बहुत बड़ा गुण मैं मानता हूँ। एक दूसरी घटना इससे याद आती, टेक से जुड़ी हुई सारी चीजें मुझे याद आती। तो वो एक बार मैं वहाँ बड़ौदा में, हमारे मित्र हैं पीयूष ठक्कर, स्वयं बड़े बहुत ही अपेक्षाकृत युवा लोगों में मैंने उस जैसा व्यक्ति भी जरा कम ही देखा है। वो उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, वो इतना पढ़ता है, और इतना वो सबसे के संपर्क में रहता है, रहना चाहता है। तो बहरहाल एक बार बड़ौदा में उनकी इच्छा हुई कि मैं स्वामीनाथन पर बोलूं, वो जिस संस्था के लिए काम करते हैं। तो और बहुत अच्छी तरह उन्होंने उसको किया था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि उसमें शेख भी रहे। तो शेख को जाना था, शायद अहमदाबाद ही जाना था।
तो शेख ने कहा कि अरे मैं मिस करूंगा, और उन्होंने फिर उसकी बाकायदे खोज खबर ली कि वो कार्यक्रम कैसा हुआ था, और उसको लगा कि सचमुच उनको ही खाली कहने के लिए नहीं कह रहे। और फिर बाद में मुझसे भी उन्होंने बात की, और वो वाकई बहुत अच्छी दोपहर थी मेरे लिए। शेख होते तो और अच्छा लगता। तो ये सब इतनी यादें हैं, दिल्ली में मिलने की, भोपाल में मिलने की, बड़ौदा में मिलने की, और अलग अलग जगहों में मिलने की, अलग अलग समय पर मिलने की, तो सूरत में मिलने की। किसी ऐसे प्रसंग जुड़ते रहे हैं। और जो विनोद जी कह रहे थे, मैं भी मानता हूँ, और इस नाते भी मानता हूँ कि हमारी चिंताएं और चुनौतियां वही रही हैं जो शेख ने अपने दौर में देखी और हम लोगों ने देखी, और आज भी उनका और ज्यादा गहरा अनुभव करते हैं। क्योंकि अ, एक कुछ बिखराव भी बढ़ा है इस मामले में, कि वो जो दौर था जिसमें हम इतनी चीजें, नई चीजें आई हैं, और बड़ी सुंदर है। मैं ये कभी उन लोगों में नहीं जो कहते नहीं नहीं हमारा दौर बहुत अच्छा था और अब का दौर अच्छा नहीं है। अब का दौर भी बहुत सुंदर है, और हम जब तक हैं इस लोक में, तो कैसे मान लें कि ये जो जब तक हम है तब तक हमारा दौर नहीं है। वो भी हमारा दौर है। बहरहाल उसकी याद इसलिए करते हैं, उन युवा दिनों की, और उस युवा दिनों से बने संबंध की, कि वो हमारी पूंजी बन जाती। क्योंकि उस दौर में देखिए जो आत्मीयता होती है, जो मेरी हुई, शेख से हुई, हमारे गणेश भाई से हुई, और मंजीत से तो बहुत हुई। हिम्मत से में तो हम पड़ोसी थे, बरस बरसों हमने चर्चाएं की हैं, जब हिम्मत ग्रेड क्लास में रहते थे और हम भी वहां थे। ऐसी कितनी यादें हैं, इसको मैं अपनी पूंजी मानता हूँ, अपना धन मानता हूँ। और सच पूछे तो आजकल इन दिनों जब मैं हम सभी जरा बाहर कम निकल रहे होते हैं, या कम निकल पाते हैं, ये जो पूरा दौर रहा 2 वर्षों का, 2.5 वर्षों का, इसमें तो ये चीजें और गहरी होकर के बन जाती। इसीलिए देखिए, आपने कहा, और कितना सुंदर है कि आप ये आयोजन कर रहे हो। आप एक ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हो जिसके लिए आप कितने भी आयोजन कर डालो तो कोई ना कोई पक्ष निकलेगा। अब से का दूसरा पक्ष देखिए, एक बार वो भी देख चुका हूँ, और अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं विनोद जी को से भी कुछ और हम लोग सुनना चाहेंगे। आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे अरमन जी, कि इस कार्यक्रम की योजना के बारे में और आगे की। तो एक बार शेख का मैंने मिनिएचर पर एक व्याख्यान, स्लाइड के सहित, अरे वो स्लाइड का जमाना था, कई बरस पहले की बात है। मैं उस दिन को, उस शाम को भी नहीं भूलता। इतनी स्लाइड्स शेख ने दिखाई, और मिनिएचर पर उसके अलग अलग पहलुओं पर, उसकी अलग अलग शैलियों पर जो चर्चा, तो उस दिन मैं सोचने लगा कि हम तो भाई 10-5 चीजें भी नहीं संभाल पाते। इस व्यक्ति ने कितनी गंभीरता से, गहराई से कितना कुछ संभाला है। शेख देखिए, बी एन गोस्वामी जी हैं और शेख हैं, ये लोग ही कुछ हैं अभी हमारे बीच में जो आधिकारिक ढंग से इन चीजों पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और उनको पता है। हमारे जगदीश मित्तल जी हैं हैदराबाद में। तो ये जो इतना बड़ा संसार है, विनोद जी ने अजंता की चर्चा की, तो ये जो पूरा कला संसार है, मैं निश्चय ही आज अभी बात करते हैं तो और ज्यादा गहराई से महसूस कर कि हमारे समकालीनों में, आधुनिकों में शेख शायद सचमुच वो व्यक्ति जो इतना जानते हैं और इतना बांटते रहे हैं, और अभी भी उनके पास बांटने को इतना है कि वो खत्म नहीं होगा। और बहुत अच्छा है कि ऐसा एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है। हमने उसकी प्रदर्शनियां देखी हैं। जब कबीर वाली प्रदर्शनी देखी जब हुई थी यहाँ बडेरा में, तो उस दिन भी हम बड़े चमत्कृत हुए थे। कबीर की अपने ढंग से व्याख्या तो नहीं कहूंगा, अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन, या कबीर की पंक्तियों को लेकर जो उनका काम है, वो अलग से ध्यान जांचने और देखने लायक है। आप सब लोग जिसको देख सुन रहे हो, और मैं अपनी बातें इतने मन से कह पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ माहौल बन सा गया है। तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ, अर्पण जी का भी, जनसलभ पुस्तकालय का भी। और अभी ये कार्यक्रम, इसी कड़ी में और भी पता नहीं कितनी चीजें निकलेंगी,
और मैं भी प्रयत्न करूंगा उन अगली कड़ियों को भी देखता रहूं। जी, शुक्रिया प्रयाग साहब। और मित्रों, हम देख रहे हैं कि एक सर्जक की दुनिया कितनी बड़ी दुनिया होती है और उसमें किस तरह के कार्य किए जाते हैं और कामों के पीछे की जो दीवानगी होती है वह कितनी महत्वपूर्ण है और कई बार उस दीवानगी के ही कारण बहुत सारी चीजें संभव होती हैं। गुलाम मोहम्मद शेख के विभिन्न माध्यमों में किए गए कार्य इसका एक उदाहरण है। इसी पुस्तक की निरखे वही नजर की प्रस्तावना दृश्य कला पर लिखते हुए में वे अपने शुरुआती संघर्ष की बात करते हैं। हम जानते हैं, यहाँ इस कार्यक्रम में भी चर्चा हुई कि गुलाम मोहम्मद किस तरह अपनी भाषा के प्रति सजग हैं और अपनी भाषा के साथ प्यार करते हुए तमाम दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ वो प्यार कर रहे हैं। गुजराती में वे कला साहित्य पर लिखना चाहते हैं और कई बार जब उन्हें उचित शब्दावली नहीं मिलती तो उससे दो चार भी होते हैं, उससे संघर्ष भी करते हैं। उन शुरुआती दिनों को याद करते हुए अपनी इस प्रस्तावना दृश्य कला पर लिखते हुए में गुलाम मोहम्मद लिखते हैं, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। कला के बारे में गुजराती में लिखना जितना आकर्षक था उतना ही मुश्किल। एक तो कला के मुहावरे का अभाव था, इसलिए सब कुछ नए सिरे से करना था। अंग्रेजी में उत्तम लेखन देखने पर मन में अक्सर सवाल उठता था कि गुजराती में ऐसा क्यों नहीं है। अंग्रेजी में उपयोग में लाई जाने वाली संज्ञाओं का गुजराती में कोई विकल्प नहीं होने के कारण कला के मुहावरे को और संज्ञाओं को अभिव्यक्ति योग्य बनाने की चुनौती मेरे सामने थी। इसका प्रमाण विश्व मानव में छपे लेखों में किए गए कच्चे पक्के प्रयोगों में जाहिर है। साहित्य पढ़ते समय सुरेश जोशी का गद्य अंग्रेजी के समकक्ष लगता था, तब मुझे भी वैसा करने की उचंग उठती थी, लेकिन अनुभव कम था। साथ ही साधनों की कमी हुआ करती थी, इसलिए इन सब के बावजूद मैं कुछ लिख भी पाया तो सिर्फ मेरी धुन की वजह से। साथियों, यह जो धुन है यह कितनी आवश्यक है इसे हम समझ सकते हैं। हम पुनः विनोद जी के पास चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। आदरणीय विनोद जी। हाँ, धन्यवाद अर्पण जी। आज ही संयोग से ये पत्रिका आई है मेरे पास, जिसमें गुलाम मोहम्मद शेख का ही पेंटिंग जिसकी मैंने चर्चा की थी कवर पे है। ये स्पीकिंग स्ट्रीट जो मतलब मैंने सीरीज बताई थी 81-82 की, इसमें उनकी एक कविता मैं पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा कवि के रूप में भी थोड़ा लोग जान सकें। ज्योत्सना मिलन ने इसका अनुवाद किया है और इस कविता का नाम है दिल्ली। टूटे टिक्कड़ जैसे किले पर कच्ची मूली के स्वाद की सी धूप, तुगलकाबाद के खंडहरों में घास और पत्थरों का संवनन, परछाइयों में कमान, कमान में परछाइयां, खिड़की मस्जिद, आंखों में बेंध कर सुई की मानिंद आर पार निकलती, जामा मस्जिद की सीढ़ियों की कतार, पेट की जड़ों से अन्न नली तक उठ खड़ा होता कुतुब, चारों ओर महक अनाज की, मांस की, खून की, जेल की, महल की, बीते हुए कल की, सदियों की, सांस इस क्षण की, आंख आज की उड़ती है इतिहास में, उतरती है दरार में गालिब की मजार की, भटकती है खान खाना की अधखाई हड्डी की खोज में,
ओढ़ जहां आरा की बदनसीबी को, निकल पड़ती है मकबरा दर मकबरा। अभी भी धूल, अभी भी कोहरा, अभी भी नहीं आया कोई फर्क मांस और पत्थर में। लाल किले की पश्चिमी कमान में सोई फाख्ता की योनि की छत से होती हुई घुसती है मेरी आंख में किरण एक सूर्य की। अभी तो भोर ही है, सत्य को संभोगते हैं स्वप्न, सवेरा कैसे होगा। ये कविता के बाद में थोड़ा सा, चूंकि हम 96 में विक्रम सिंह जो कि आर्ट फिल्म ज्यादातर बनाते थे, उनके साथ मैंने 13 फिल्मों में काम किया था एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो 13 फिल्मों में से गुलाम मोहम्मद शेख पर भी फिल्म थी, नीलिमा शेख पर भी थी। तो हम लोगों को बड़ोदरा में उनके घर काफ़ी समय, उनके स्टूडियो में, उनके आर्काइव में बिताने का मौका मिला और बहुत सी इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ें देखी जो हर चीज़ तो फिल्म में नहीं इस्तेमाल हो पाई। हम लोग भूपेन खक्कर के घर भी गए और उनके मित्र के घर गए और वहाँ से उनका इंटरव्यू भी किया था। तो एक प्रसंग थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग है इसलिए कि उन दोनों दंगों के बाद के कुछ हिस्सों में टूटे हुए मतलब मकान और कुछ शीशे गिरे हुए हैं। तो विक्रम सिंह बोले कि शेख साहब आप इसके बीच खड़े होकर कुछ बोलिए। तो गुलाम शेख ने बोल तो उस समय दिया, लेकिन फिर बाद में मुझसे बोले कि मुझे लगता है कि दिस इज नॉट माय स्पेस, मैं यहाँ क्यों बोलूं। तो मैंने फिर विक्रम सिंह से बात की और वो सहमत थे कि हाँ ठीक है चलिए, वो नहीं कहते हैं। तो मतलब वो काफी, मेरा कहने का आशय है कि उसमें उन्होंने फौरन कह दिया, उस समय संकोच में नहीं कहा, लेकिन वो उस तरह से अपने को पेश नहीं करना चाहते थे। मतलब वो एक उनका अपना सोचने का ढंग बहुत सही था। वो इस तरह से कई बार, अभी एक इंडिया टुडे में मैंने उनका इंटरव्यू किया था हाल में, जब उनकी किताब आई थी अंग्रेजी में बड़ी वाली। तो उसमें एक बात कॉन्टेक्स्ट में कहने पर उसका अर्थ दूसरा था और एक लाइन उसको जब हेडिंग बना देते हैं तो उसका दूसरा हो गया। तो वो उन्होंने उसको हेडिंग बना दिया क्योंकि वो थोड़ा चमत्कार था उस हेडिंग में। तो गुलाम शेख ने मुझे कहा कि भाई ये तो हेडिंग नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा होती है। तो मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप इसका भूल सुधार छाप दीजिए, लेकिन वो बोले कि ये तो विशेषांक है जो अगले साल आएगा। तो मैंने उसका, मुझे तब मंगेश काले चित्रकार कवि हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका फोन आया कि भाई मैं इसका मराठी में अनुवाद कर रहा हूँ आपके इंटरव्यू का। तो मैंने कहा कि भाई वो आप शीर्षक ना दीजिएगा, क्योंकि गुलाम शेख उसको लेकर एतराज कर रहे थे। लेकिन संयोग से वो भूल गए और वो वैसा ही वैसा छप गया, मतलब उसी रूप में। तो गुलाम शेख थोड़ा अपसेट हुए, लेकिन चूंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे, मैंने तो उनको कह दिया था। तो यानी कि वो काफी अपनी चीजों को लेकर काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी छप गया, जैसे कई चित्रकारों वालों में कुछ छप जाता है इंटरव्यू। मृणाली मुखर्जी को भी मैंने देखा था। मृणाली मुखर्जी बड़ी वो थी। वो जब मैंने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन में उनका इंटरव्यू किया तो वो मेरे घर आ गई, बोले कि मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा है। तो इसमें इस किताब में गुलाम शेख ने मृणाली मुखर्जी को बहुत अच्छी तरह से याद भी किया है। एक्चुअली वही मैं कहना चाह रहा था, चाहे नसरीन हो, चाहे वो इन लोगों के संपर्क में काफी थे ना बड़ौदा के। वैसे एक जगह गुलाम शेख ने इस किताब में लिखा है कि गुजरात में मतलब कलाकारों के लिए कोई प्याऊ नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जैसे घूम होते हैं ना, छोटे छोटे आपको दिखते हैं, वहां से कुछ बड़े छोटे कलाकार हैं, लेकिन वो जो छत्ते की तरह हैं मतलब। और ये जो प्याऊ होता है वो कला की दुनिया को, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये प्याऊ तो बहुत कम जगहों पर रह गया है। आज तो कला बाजार का प्याऊ है जो कि बॉम्बे, दिल्ली या कुछ शहरों तक सीमित है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है और इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि उस प्याऊ को बचाने की जरूरत है, जो युवा कलाकारों को और सीनियर कलाकारों के बीच एक संवाद बना सके।
क्योंकि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो सूजा, रज़ा, हुसैन, स्वामी, इनसे किसी से भी बात करना बहुत आसान था। उनको बिना फ़ोन किए हुए चले जाते थे उनके घर पर। मैं कई बार ऐसा हुआ स्वामी को बिना बताए पहुँच गया। एक बार मैं प्रयाग जी हुसैन के पास मिलने गया निज़ामुद्दीन में, तो कई बार हम लोग तो मैं प्रयाग जी के साथ शायद पता नहीं कितनी जगहों पर हम लोग बिना बुलाए चले गए और अपना खूब शाम अच्छी बीती। वो दुनिया अब चली। आज जब सुबोध गुप्ता या दूसरे जो बड़े कलाकार युवा हैं, उनको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन बाज़ार की ऐसी शर्तें हैं, तो वो एक अलग कहानी है। पर मुझे ये लगता है कि गुलाम शेख से हम और बहुत उम्मीद करते हैं कि वो कई विधाओं से, क्योंकि उनका गहरा संबंध है और वो आर्ट को लेके उनकी आर्ट हिस्ट्री की नज़र बहुत अच्छी है और उसका लाभ ये किताब तो आई है, लेकिन और भी चीज़ें उनकी जो उपलब्ध हो सकती हैं हिंदी में तो मेरा ख्याल अच्छा रहेगा। और रज़ा फाउंडेशन या राजकमल मिलके एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मैंने उनका जब इंटरव्यू लिया था तो उनका एक पोइटिक निगाह है हर चीज़ को लेके। तो उसका शीर्षक ही मैंने दिया था कि दोपहर की नींद का स्वाद। मतलब उसमें उन्होंने कहा था दोपहर की नींद का स्वाद एक कच्चे फल की तरह होता है। तो वो एक पोइट की निगाह जो है, और वो अपने पोइट को कभी भी भूलते नहीं है। ये नहीं कहते हैं कि मैं अब चित्रकार हूँ, कभी तो कविताएं कम लिखता हूँ, ऐसा नहीं है। वो गद्य और कविता में दोनों में। एक बार मुझे याद है प्रेस इनक्लेव मेरे घर पर वो आए थे और मंगलेश जी भी, हम तीनों बैठकर काफी कविता पाठ वगैरह हुआ था। तो इस तरह की जो शामें जो ऐसे लोगों के साथ आप बिताते हैं, उसकी लंबी याद रहती है। अर्पण जी, अब आप आगे बढ़िए। धन्यवाद विनोद जी। और मित्रों, हम लोग अब इस कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में ही हैं और चलते चलते कुछ और बातचीत हो जाए। प्रयाग जी, कोई और ऐसी बात याद आ रही हो, कोई कंक्लूडिंग नोट? जी। अब देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं शेख के बारे में कहने, बताने को, जानने को, पर मुझे लगता है कि हम एक कलाकार पर बात कर रहे हैं और शेख पर की कला पर मैं लिखता रहा हूँ, समय समय पर लिखा है। दिनमान के दिनों में तो बहुत लिखा है। और तो शेख के कलाकार पर कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर की बात कर चुका हूँ, उन सब समवयसी कलाकार लोगों की, जिनमें आपस में मित्रता भी रही है। अब कुछ दूरियों के बावजूद जो कहीं न कहीं एक समान धरातल पर, कह लीजिए, ये समय एक समय के धरातल पर खड़े रहे हैं। तो एक और हम देखते हैं कि उस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, विकास भट्टाचार्य हैं, गणेश पाइन हैं, लक्ष्मा गौड़ हैं, मंजीत बाबा हैं, योगेन चौधरी हैं। तो ये रेंज मुझे बहुत आकर्षित करती है। एक पीढ़ी ने इतनी बड़ी रेंज बनाई हमारे लिए। उसमें शेख का जो स्थान है, उसकी चर्चा प्रकारांतर से कर ही चुका हूँ। और शुरू में ही मैंने कहा था कि शेख उन कलाकारों में से नहीं है जो अचानक कुछ होता है ना कि आप इच्छा हुई, आपने बैठकर कुछ बना दिया। उसके पीछे गहरा सोच विचार है। अब देखिए, और शेख के साथ ये भी कि आकृतिमूलक चित्रकार हैं वो। तो आकृतिमूलक चित्रकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है कि अगर आप मानव आकृति को लाते हो अपनी कला में, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो वो टिकेगी नहीं, टिकती है भी नहीं। कई कलाकारों में वो टिक सकती नहीं है, क्योंकि मनुष्य को आप संबोधित हो, ये स्वामी का कहना था कि हर कला मनुष्य को ही तो संबोधित है। तो उस संबोधन में अगर आप सीधे सीधे मनुष्य को भी ले आते हो और उसको मनुष्य ही देखेगा, तो उसकी एक बड़ी चुनौती होती है। शेख ने इस चुनौती को काफी हद तक, अभी विनोद जी कह रहे थे ना कि जो पेंटिंग थी, कैसे वो कितने 3 बरस में पूरी हुई थी। शेख के जितने काम हैं याद रखे जाने वाले या अलग से याद आने वाले, अब वो घर वापसी की बात हुई, स्पीचलेस सिटी इमरजेंसी के दौरान बनाई गई
ये उसके आसपास उसके प्रभाव से बनाई गई कि क्या है। तो उसमें शेख ने किसी आदमी को नहीं रखा, कोई मानव आकृति वहां नहीं। शेख के यहाँ अक्सर मानव आकृतियां हैं, वो पहली पेंटिंग थी जिसमें मानव आकृतियां नहीं है। तो वो अब अपने आप में एक कितना बड़ा कथन था ये कि स्पीचलेसिटी इस समय जो है सब मौन है, या कि वो इमरजेंसी की है या किसी और दौर की है, मैं ये नहीं कह सकता। ऐसा लगता है कि उस दौर की भी हो सकती है, वो किसी युद्ध के समय की भी हो सकती है। मान लीजिए कर्फ्यू जैसा और कोई नहीं है, तो वो एक बहुत हॉन्ट करने वाली वो भी पेंटिंग लगी। और शेख के साथ ये रहा है कि रंगों का इस्तेमाल तो उन्होंने बराबर किया, और रंग जैसे मान लीजिए हमारे जोगेंद्र चौधरी के यहाँ तो कुछ ही रंग है, लेकिन लगता है कि बहुत सारे रंग हैं, ये भी एक चमत्कार है। पर शेख के यहाँ तो सचमुच बहुत सारे रंग हैं, और मैं अक्सर उन रंगों पर बहुत टिका हूँ। मतलब उनको देखने का बहुत मन होता है कि जो शेख ने रंग चुने हैं, या क्योंकि वो पूरी पूरी इमेज का खाली चित्रण नहीं है, उसके वो सचमुच इंटीग्रल पार्ट है। शेख के यहाँ अभी देखोगे तो ऐसी कई बातें हैं जो शेख के काम के संबंध में मुझे लगती रहती हैं, अपील भी करती हैं। जैसे हमारे अर्पिता जी के साथ भी, कि आप देखिए तो अर्पिता जी हूँ, शेख हूँ, ये दो ऐसे आकृति मूलक चित्रकार हैं, फिगरेटिव काम करने वाले, जिनके यहाँ सब कुछ इंटीग्रेटेड, और उसमें सबकी बड़ी भूमिका है। इस हो सकता है कि ये लोग रंग भी बहुत अब भाई 3 बरस में आप एक पेंटिंग बनाओगे तो वो क्या पेंटिंग थी, वो क्या पेंटिंग बनी हो, क्योंकि इसमें फिर आप एक एक रंग, एक एक रेखा, एक एक इसकी तरफ भी ध्यान दोगे। और शेख के जो लैंडस्केप वाले चित्र हैं वो भी मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, जिसमें फिर मानव आकृतियां नहीं है, लेकिन ज्यादातर में तो हैं। तो ये जो मानव आकृतियों के साथ काम करना और उसके बिना, वो आपका मुख्य हिस्सा नहीं है। शेख के एक एक इसमें देखिए, जिस किताब की मैं चर्चा कर रहा था, उसमें शायद है, और ऐसे और भी उनके शुरू के भी चित्र हैं कि कुछ पहाड़ियां सी हैं और बीच बीच से एक पेड़, दोनों के बीच से पेड़ उग रहा है या बड़ा हो चुका है, और उसमें कोई आकृति नहीं है। तो ये शेख के कुछ बड़े गुण हैं कला, उनकी अपनी कला के, कि बहुत सावधान, बहुत अनुशासन, और बहुत उस अनुशासन में उसके कारण है, क्योंकि आपका स्वभाव है, आप आपको आप इतनी चीजों से गुजरे हो, आप पर, और आप जानते हो, जो अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह उसको रसायन कहा, रसायन है, वो रसायन कैसे बनता है उसका हम अनुमान लगा पाते हैं, लेकिन वो रसायन शेख ने बनाया है, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उनके हर काम का हिस्सा है कि एक रसायन है, और वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। तो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोच करके ये सभी देखे ना, आनंद आता है। हम शेख के कैटलॉग देखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं, या अन्य कलाकारों का भी, तो वो कोई साधारण आनंद नहीं। इससे मुझे कभी कभी ये भी लगता है, और इस पीरियड तो बहुत ज्यादा लगा है, कि कभी कभी ये भी होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप तमाम संग्रहालयों में जा रहे हो, एक दौर वो भी आता है, हम लोगों के लिए वो दौर है। तब ये सब यादें, सब ये बातें, सब ये पाना अभी भी सहेज लगना, और फिर जो शेख पर लिखा गया, समय समय पर लोगों ने लिखा है, हमारे सारे क्रिटिक्स ने लिखा है, रिचर्ड ने लिखा है, और भी लोगों ने लिखा है, उस सब की भी याद आती है कि लोगों ने कैसे परखा है शेख, और कैसे उनको परखा जाना चाहिए। बहुत कुछ उन पर अभी कहा जाना बाकी, लिखा जाना बाकी है, क्योंकि वो काम काज ही इतना बड़ा है शेख का। और फिर से उनको बधाई देता हूँ जन्मदिन की, जो अब आने ही वाला है एक सप्ताह में, और चाहता हूँ कि वैसे ही काम करते रहें, और हम लोग ऐसी बातें करते रहें, याद करते रहें, कुछ नया देखने को मिलता रहे। आज बहुत अच्छा लगा अर्पण जी मुझे, आपके कार्यक्रमों में बराबर लगता है, पर आज विशेष रूप से जैसे अशोक सिसरिया के कार्यक्रम में लगा था कि मैं बिल्कुल अपने यादों में ही डूब गया था, लग रहा था कि उस सबको मैं फिर से जी रहा हूँ, उस पूरे दौर को। और वो दौर हमको मिला, तो विनोद जी को मिला, हमको मिला, और इस तरह से मिला
इतने आत्मीय ढंग से मिला, इसके तो हम कृतज्ञ ही हो सकते हैं। वो कृतज्ञता भी बार-बार मन में उठती है। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। जी, हार्दिक आभार प्रयाग जी। हाँ, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, जी, एक प्लीज़। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, प्रयाग जी ने जिस पेंटिंग की चर्चा की है स्पीचलेस सिटी की, ये पेंटिंग मेरी एक किताब राजकमल की किताब आई थी, उसके कवर पे आ चुकी है और बहुत ही प्रभावशाली पेंटिंग है। इसके बारे में ये 75 की है, ये देखिए, मतलब इमरजेंसी के साल में बनाई गई पेंटिंग है। तो ऑब्वियसली ये सीधा इसका संबंध है, लेकिन उन्होंने कुछ इसका टाइटल नहीं लिखा है इमरजेंसी या कुछ। तो ये पेंटिंग, लेकिन अभी जब कोविड का जो शुरू में लंबा वो हुआ, मतलब एक तरह से हम सब लोग बंद हो गए घर में लॉकडाउन में, तो मैंने देखा कि सबसे अधिक परेशान कुत्ते हुए थे, क्योंकि अचानक उन्होंने देखा कि मनुष्य सब चले गए हैं, क्योंकि शुरू-शुरू में तो बिल्कुल सड़कें खाली हो गई थी। वो कुत्ते जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो इस पेंटिंग में इसमें है, भी वो कुत्ते हैं। कुत्ते और हैं ये इसमें। पेंटिंग कोविड पर भी आप मान सकते हैं। मतलब वो पेंटिंग 75 की है। तो एक पेंटिंग में, क्योंकि ये पेंटिंग हम लोग शूटिंग करने गए थे ओरिजिनल पेंटिंग को, उस समय अमरनाथ और उनके मित्र, वो जो फ्रेंच मित्र थे, उनके घर पे थी सुंदरनगर में। तो विक्रम सिंह के साथ जब हम लोग इस पेंटिंग को शूट करने गए, तो ये मैंने ओरिजिनल पेंटिंग देख के तो जाहिर है कि ज़्यादा आनंद आता है। और अब ये पेंटिंग शायद किरण नाडार म्यूजियम के संग्रह में है। तो इस तरह की कई पेंटिंग है। एक उनकी पेंटिंग जिसमें पॉलिटिक्स जरा ज्यादा साफ है और हिंसा सा वो था, जब बड़ौदा के दंगों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी पेंटिंग है, सिटी फॉर सेल। उसमें मतलब सिलसिला फिल्म चल रही है एक हॉल में, तो वो सिलसिले का मतलब वहाँ दूसरे भी हैं कि मतलब ये क्रूरता हत्या का सिलसिला चल रहा है। वैसे नॉर्मली गुलाम शेख ने ऐसी बहुत ज़्यादा साफ कहने वाली पेंटिंग नहीं बनाई है, पर वो पेंटिंग सिटी फॉर सेल में वो एक तरह का एक कलाकार के अंदर का गुस्सा है, कहीं ना कहीं है, कि जो उस समय के हिंसक माहौल को एक क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की जो दुनिया है आजकल, वो तो हिंसा से कंट्रोल होने लगी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पेंटर जो कि एक छोटे-छोटे सुख जो होते हैं जीवन के, यानी वो जो उस लाइन में है कि दोपहर के नींद का मतलब के बाद का जो स्वाद होता है ना, तो उसमें वो कच्चे फल वाला, तो वो ऐसा ऐसा कवि चित्रकार जो है, वो उस दुनिया में जाएगा तो ज़ाहिर है कि उसको बहुत हर्ट होगा। पर ये उनकी कंपोज़िशन वाइज़ भी ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स में से है। सिटी मतलब बिल्कुल स्पीचलेस सिटी है। और मैंने देखा है वो जो सियनीज़ पेंटर में कई बार जो घरों को उस तरह से बनाने का उनका एक तरीका था, उसको गुलाम शेख ने बहुत कंटेम्परेरी और रेलेवेंट टच दिया है। बस यही कहना। जी, धन्यवाद आप दोनों का। और मित्रों, आज की यह चर्चा काफी समीचीन रही। हम इन दोनों महानुभावों के माध्यम से एक बड़े चित्रकार, एक संवेदनशील लेखक की दुनिया में कुछ अधिक अंतरंगता के साथ प्रवेश कर पाए, उनके भाषा प्यार को समझ पाए, कला के प्रति जो उनकी निष्ठा है उससे परिचित हुए। और यहाँ पर ग्रुप 1890 की बात बार बार हुई, और जो आज के कार्यक्रम के कार्ड पर चित्र है, वह चित्र भी उसी पुस्तिका से लिया गया चित्र है, जिसे हमें प्रयाग जी ने भेजा। ग्रुप 1890 को लेकर स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख क्या सोचते हैं, इसे भी एक बार पढ़ते हुए चलें। और यह बात उन्होंने स्वामीनाथन जी को लिखे पत्र में कही है। कई सारे उसके विवरण हैं और लंबा पत्र है। मैं एक हिस्सा उस पत्र का पढ़ रहा हूं जो गुलाम मोहम्मद स्वामीनाथन को लिखते हैं।
बहुत मई लंबा पत्र नहीं है अर्पण जी, ये बहुत लंबा लंबा है पत्र नहीं है। जी, दो हाँ? 4 जी, कुछ लंबा है, कई सारे संदर्भ हैं इसमें। और पत्र क्या है, कला जगत की जो अंदरूनी व्याख्या है और जो मतभेद है और जो जिस तरह की चीजें स्थापित हुई हैं और जिस तरह के मतांतर हैं, उन सब की चर्चा है। तो एक हिस्सा इस पत्र का मैं रख रहा हूं जो 1890 से संबंधित है, जिसकी चर्चा प्रयाग जी ने भी की और स्वामीनाथन के संदर्भ अच्छा में जिसकी चलिए, बात। आप ठीक कह रहे हो। मुझे लगा कि आप वो पत्र पढ़ रहे हो जो स्वामीनाथन जीवनी में है। ये पत्र जी तो जी, लंबा है। हाँ। लंबा है जी। तो मैं एक हिस्सा पढ़ के फिर इस बातचीत को हम लोग समाप्त करेंगे। वे लिखते हैं अपने ही ग्रुप को लेकर, ग्रुप 1890, यह स्वामीनाथन को लिखे पत्र का ही एक हिस्सा है। गुलाम मोहम्मद शेख, कुछ भूले भटके का झमेला था 1890। इसमें हम उनके गद्य को भी समझ सकते हैं मित्रों, इसलिए भी मैं रख रहा हूं। हम बोलते हुए एक दूसरे की आंखों कानों के पार अपना ही बाजा बजाए रहते। भावनगर में हमारे उदार मेजबान पंड्या दंपत्ति के घर, जिसका नंबर हमने अपना लिया गुट को नाम देने के लिए। चली उन रात भर की बहसों में हमारा संवाद बहुतेरे एकालापों जैसा ही था। वर्णन मगर हम करते रहे अपनी टूटी फूटी जवान में अपनी अपनी चित्र यात्रा का। भाषा के अपरिचित माध्यम से अनुभूति की उन सीढ़ियों पर वापस उतरते हुए हम अनजान सृजन के कुछ अजीब इलाकों में घुस पड़ते। एक गद्य में भी कविता का सा जो आनंद है वह देखिए। भाषा के अपरिचित माध्यम से अनुभूति की उन सीढ़ियों पर वापस उतरते हुए हम अनजान सृजन के कुछ अजीब इलाकों में घुस पड़ते। हमारे रुकने पर तुम मतलब स्वामीनाथन, तुम उन क्षणों को और उनमें छिपी कवित्व की झलक को पेश कर देते अपने निखरे हुए गद्य में। फिर तुम उस अवकाश की बात करते जो शब्दों के पार है और हम सब चुप हो जाते। परस्पर चुप्पी की उन घड़ियों में हम पहुंच जाते एक दूसरे के करीब, किसी अशब्द संवाद की भूमि में जिसकी परछाइयां अभी भी लहराती हैं हमारे सपनों में। और यही जो गठित नहीं था बहता हुआ आता था, जिसने जारी रखा हमारे चित्रों का संघर्ष। ऐसा ही कुछ निखर आया था गुट के मैनिफेस्टो में, जिसका जादू ऑक्टेवियो को छू गया। और एक और छोटा सा अंश पढ़ के समाप्त करता हूं। जी। गुट जी, गुट अलग अलग किस्म के विचार, चूंकि यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुट अलग अलग किस्म के विचार और सृजन करने वाले सदस्यों से बना हुआ था। इस देश की विविधता की ही छवि उसमें मुखरित होती थी, हालांकि हम इससे वाकिफ न थे तब। कुछ सदस्य तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि स्वभाव और उद्देश्यों में परस्पर भिन्न हम सब गुट क्यों बनाना चाह रहे थे। यहां न थी शैली की कोई एकता, न कोई नए वाद के आंदोलन का खाका, न पूर्व पश्चिम या इनके सम्मिश्रण के प्रति अहोभाव का फलसफा। सच यही था कि हमारा अलग होना ही हमें साथ रख रहा था। कितनी महत्वपूर्ण बात गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं। सच यही था कि हमारा अलग होना ही हमें साथ रख रहा था। हमारे आलोचक इसी कारण से इसे आंदोलन का दर्जा देने से इनकार कर रहे थे। तो इस तरह के तमाम विचार और दृष्टि और एक समावेशी व्यक्तित्व के धनी हैं गुलाम मोहम्मद शेख। और हमें खुशी है कि हम आज से इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी पहली ही कड़ी में कई ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों की ओर
हमारे दोनों ही वक्ताओं ने संकेत किया, जिनकी ओर हम बार बार लौटना चाहेंगे। यह एक ऐसा संवाद हुआ कि जिसे आप जितनी बार सुने उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रयाग शुक्ल जी और विनोद जी। और अगर अनुमति हो तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करें, और इसके पहले अपने उन मित्रों के नाम ले लें जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। मैं एक बार उनके कुछ नाम यहां पर रख लूं। जी, उमाशंकर पाठक जी, स्मिता शर्मा जी, रंजना पोहनकर जी, रमेश गोस्वामी जी, अष्टभुजा शुक्ल जी, सतीश नूतन जी, नीलम कुलश्रेष्ठ जी, मृदुला भारद्वाज जी, सरोज मिश्रा जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, और कुछ एक नाम बाल कीर्ति कुमारी, धनंजय सिंह, गोपाल कमल, कमलेश वर्मा जी, कुछ और नाम ले लूं, धनंजय सिंह, दयाशंकर शरण, अमिता मिश्रा जी, शेफाली चौबे जी, प्रभा मिश्रा जी, कुमुद सिंह, अंजू कल्याणवत जी, और कुछ एक नाम राजेश गनोदवाले जी, सरोज मिश्र जी, बंकिम जी, और कुछ एक नाम मैं देख लेता हूं। कई मित्रों के नाम छूट भी जाएं तो माफ करेंगे। पीयूष ठक्कर जी, एडवोकेट विवेक कुमार जी, अंशुमति, चंद्रेश्वर जी, वंदना कुमारी जी, अंजू ढड्ढा मिश्रा जी, विजयपाल जी, राजेश एकनाथ, चैतन्य जी, फूलचंद रजक, ज्ञान प्रकाश, कविता पंत, प्रतिभा अवस्थी, सुनील शुक्ल, दयाशंकर, सुरेंद्र प्रजापति, लावण्य कृति, मृदुला भारद्वाज, शुभम सिंह और तमाम मित्रगण, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। और मित्रों, यह श्रृंखला जारी है। कल हम पुनः एक दूसरी कड़ी में पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, शुक्रिया, शुभ रात्रि।